थ्योरी पढ़नी है कि हमारे को उसकी नॉलेज हो जाए प्रॉपर, और दूसरा ये कि 1 मार्कर क्वेश्चन निकल जाए हमारे सारे जो एमसीक्यू में पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुक 2 की थ्योरी है, और जैसा कहते हैं कंपनी के बारे में डेफिनेशन बताओ क्या है कंपनी की। कौन सा सेक्शन है? हर जगह मैं सेक्शन नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत कम सेक्शन सिलेक्ट किए हैं, वो भी किसी की टिप पे सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। मैं वरना सेक्शंस ज्यादा मैं सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह के सेक्शन डिस्कस करता हूं, वरना नहीं करता, बट मेरे को कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बता देता हूं। डेफिनेशन ऑफ कंपनी में सिंपल सी बात है, पहले बताओ कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है? 2013। एक घटिया सा क्वेश्चन पूछा गया था कि इससे पहले एक्ट कौन सा था, तो 1956 था। कंपनीज एक्ट 1956 पहले था, अब वो चेंज होके कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। कंपनी की डेफिनेशन ये है कि जो कंपनी इस एक्ट में रजिस्टर होती है या उससे पहले किसी एक्ट में रजिस्टर है उनसे कंपनी बोलते हैं। ये डेफिनेशन सेक्शन 220 में लिखी हुई है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। कंपनी मींस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर क्या लिखा हुआ है? दिस एक्ट, ठीक है। और एनी क्या लिखा हुआ है? उसके बाद फिर बहुत सारे राइटर्स बीच में कूद पड़े कि जी हमारे हिसाब से डेफिनेशन ये होनी चाहिए, कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जुडिशियल पर्सन, हैव लीगल एंटिटी, करे वो सब बकवास की बातें हैं। एक्ट में इतना लिखा हुआ है, काम की बात। अब उसके बाद आता है टाइप ऑफ कंपनी। कितने तरह की कंपनी होती है? 3 तरह की। कौन कौन सी? प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और 1 पर्सन कंपनी। अच्छा, अब इसमें ध्यान से समझो कि 1 पर्सन कंपनी का सेक्शन क्या है? 262। इसका क्या है? प्राइवेट 268। इसे बोलते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। इसे बोलते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 है, यहां पे ब्रैकेट लगाना भूल गया। 3 तरह की होती है। 1 पर्सन कंपनी के बारे में क्या क्या बातें जानना जरूरी है, ठीक है। हालांकि इन दोनों के बारे में ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, जो है वो बताता हूं। 1 पर्सन कंपनी के बारे में ये कहा गया है कि एक आदमी कंपनी बना सकता है, शर्त है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। जैसे पार्टनरशिप फर्म है AB लिमिटेड, बताओ इसे भगवान ने बनाया है या इंसान ने? ये 1 पर्सन कंपनी नहीं हो सकती। बोले कि हम फर्म तो एक ही है, तो कह रहा नहीं सर ये नहीं हो सकता। अगर AB लिमिटेड एक ही कंपनी है, अब वो बोले कि नहीं जी हम बनाना चाहते हैं 1 पर्सन कंपनी, एक और नहीं बना सकते। इसे नेचुरल पर्सन बना सकता है, और नेचुरल पर्सन भी रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अब मैं यहां बता दूं रेजिडेंट वर्ड क्यों यूज किया गया है। इनकम टैक्स कहता है 3 तरह के पर्सन होते हैं। एक होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। एक होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये भी आपने कभी नहीं सुना होगा। एक आपने जरूर सुना होगा नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI, सुना आप लोगों ने? तो वो कहते हैं रेजिडेंट होना चाहिए, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी हो, पर NRI नहीं होना चाहिए। तो 1 पर्सन कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? क्या एक तो नेचुरल पर्सन बना सकता है, और वो क्या होना चाहिए? रेजिडेंट। रेजिडेंट से क्या मतलब है? NRI नहीं चलेगा। NRI चाहे कि मैं नेचुरल हूं, मैं बना सकता हूं, नहीं बना सकते आप। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो कंपनी आप बना रहे हो ये चैरिटेबल बिजनेस नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? है चैरिटेबल बिजनेस के लिए 1 पर्सन कंपनी नहीं बनेगी, बिजनेस करने के लिए बना सकते। दूसरी बात क्या कहते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बिजनेस नहीं कर सकते आप इससे। सिक्योरिटी, अगर आप चाहो कि हम 1 पर्सन कंपनी बनाएंगे और म्यूचुअल फंड बेचेंगे, नहीं बेचने देगा। हम 1 पर्सन कंपनी बनाएंगे सिक्योरिटी बेचेंगे पब्लिक में, नहीं बेचने देगा आपको। कह रहा फाइनेंशियल बिजनेस नहीं करने दूंगा आपको, नॉन बैंकिंग। तीसरी बात क्या है कि 50 लाख से ऊपर पेड अप कैपिटल। आपको याद है ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, फिर क्या होती है? इशूड, फिर क्या होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल को पेड अप कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑथराइज की बात नहीं कर रहा, इशू की भी बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? पेड अप कैपिटल की बात कर रहा है। पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अगर पेड अप नहीं हो सकती फिर इशू और सब्सक्राइब ऑथराइज कहां से हो जाएंगी? तो सिंपल सा बात है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और तीसरी बात क्या है कि पिछले 3 सालों की एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला? नहीं, ये एवरेज वाली बात बताओ। पिछले कितने सालों की? पिछले 3 साल का एवरेज कितने से ज्यादा नहीं हो सकता? 2 करोड़। अच्छा, मान लो कहता है कि 2014-15 में एक 1 पर्सन कंपनी है, उसकी टर्नओवर 3 करोड़ रुपए। क्या ये सही है या गलत है? सही है। सही। 1 साल में हो सकती है 2 करोड़ से ऊपर चली गई हो। वो कहता है जब मैं पिछले 3 साल का एवरेज निकालूं तो वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी 1 साल में 2 करोड़ से ऊपर चला गया, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो 1 पर्सन कंपनी के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें समझ लीजिए, ठीक है।
क्या होना चाहिए? एक नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब एनआरआई नहीं चलेगा। कौन कौन से बिजनेस नहीं कर सकती? चैरिटेबल, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल बिजनेस, पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर, पेड अप कैपिटल मतलब सब्सक्राइब। और दूसरी बात क्या है? अब ये एवरेज वर्ड याद रखना और उसको ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो इसमें क्या है। अब पॉइंट ये है कि मुझे ये बताओ कि डायरेक्टर में और मेंबर में क्या फर्क होता है? डायरेक्टर और मेंबर में क्या फर्क होता है? अब जवाब सुनो आप। डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है। मेंबर्स कंपनी के ओनर होते हैं। शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर सुना है, वो कौन होता है? ओनर होता है। तो कह रहे सर कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ओनर जो है यानी कि एक मेंबर डायरेक्टर बन जाए, क्योंकि मेंबर आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि कंपनी को कौन मैनेज करेगा, किसके डिसीजन माने जाएंगे, तो कहते हैं एमडी के माने जाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ओनर हो सकता है। क्या एक डायरेक्टर ओनर हो सकता है? डायरेक्टर अगर कोई डायरेक्टर है वो इंप्लॉय है, क्या वो ओनर हो सकता है? अगर ओनर डायरेक्टर तो बन सकता है, क्योंकि ओनर है। अगर कोई इंप्लॉय है क्या वो ओनर हो सकता है? ओनर होने के लिए जरूरी है उसके पास क्या होना चाहिए? वरना नहीं हो सकता। बिना शेयर होल्डर के कोई ओनर बन ही नहीं सकता कंपनी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कनेक्ट कर देता है। वो क्या कनेक्ट करता है? सुनो ध्यान से। ये 3 तरह की कंपनियां हैं मेरे पास, 1%, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। कह रहे सर वो आपसे पूछेगा बताओ मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? फिर पूछेगा मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, मैक्सिमम मेंबर कितने? अब जवाब सुनो इसका। कह रहा सर जवाब ये है, देखो डायरेक्टर बताओ 1% कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होते हैं? 1। और मैक्सिमम? अब ऐसे याद रख लो कि चाहे कोई भी कंपनी हो, मैक्सिमम डायरेक्टर की लिमिट 15 ही होती है सब में, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो। मैक्सिमम लिमिट कितने की है? 15। ठीक। और ऐसे याद कर लो 1 2 3। कैसे? इसमें 1 प्राइवेट में मिनिमम डायरेक्टर 2 और पब्लिक में कितने? ये ऐसे याद करो। और ये डायरेक्टर की बात कर रहा है, इसलिए मैंने पहला सवाल उठाया कि डायरेक्टर में और मेंबर में क्या फर्क होता। अब आ जाओ शेयर होल्ड मेंबर्स की बात कर रहा है। 1% कंपनी में मेंबर कौन होता है जरा बताना? ओनर। अब बताओ 1% कंपनी में ओनर कितने हो सकते हैं? वो एक 1% तो नाम ही इसलिए यहां पे दोनों की लिमिट 1 है, मिनिमम मैक्सिमम। प्राइवेट लिमिटेड के मिनिमम मेंबर कितने और मैक्सिमम? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 200 से ज्यादा मेंबर नहीं बना सकती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम कितने और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। आप देखते हैं 10,000 शेयर इशू कर दिए, 1 लाख शेयर इशू कर दिए, तो आप मेंबर बना रहे हो और क्या कर रहे हो? यहां से एग्जामिनर आपको परेशान करेगा, कहीं भी उठा के, मुझे नहीं मालूम कहां परेशान करेगा। तो मैं आगे पॉइंट डायरेक्टर के बारे में बताओ मैक्सिमम कितने होते हैं? चाहे कोई भी कंपनी, चाहे 1% हो चाहे प्राइवेट हो चाहे। और मिनिमम के बारे में डायरेक्टर बताओ कैसे याद करोगे? 1 2, उसमें कितने 1% में? प्राइवेट में और पब्लिक में। अब मेंबर की बात कर ले। 1% में 1 1, प्राइवेट लिमिटेड में 2 और 200 और 7 और 9। चलो 1% कंपनी के बारे में बताओ। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है? भगवान ने बनाया, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं चलेगा। अगर एक बैंक ये बात बोले कि मैं 1% कंपनी बनाऊंगा, नहीं बना सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोले मैं बनाऊंगा 1%, नहीं बना सकते आप। कौन कौन से बिजनेस अलाउड नहीं है? पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50 लाख मैक्सिमम या मिनिमम? लिमिट है उसकी 50 लाख की, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं, जितना मर्जी कम कर ले वो उसको उठा के। और उसकी टर्नओवर 2 से ऊपर नहीं। ठीक। अब बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक वर्ड है, इसे देखते हैं इसे क्या कहता है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एजर्शन रीजनिंग में कई बच्चों को नॉलेज नहीं है, और नॉलेज नहीं है इसलिए वो बातें सोच भी नहीं पाते। आखिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या? एक कंपनी कहती है हमने शेयर इशू किए। अब शेयर तो शैलेंद्र वर्मा लिमिटेड कंपनी भी कर सकती है, लेकिन मेरे शेयर कोई खरीदेगा भी?
तो या तो ये बोला जाए कि भाई चलो तुम इश्यू तो करो, 2-4 तो बेवकूफ फंसेंगे, जो फंस गए उनका पैसा लेके भाग जाएंगे, जो पैसा मिलेगा उनका पैसा लेके क्या करेंगे, भाग जाएंगे। एक टाइम पे इंडिया में ये भी खूब हुआ। तो हुआ क्या कि कंपनीज एक्ट ने एक बात बोली कि अगर हम ऐसे कोई भी कंपनी बना, तो कोई भी सकता है कंपनी, मैं चाहूं मैं बना लूं कंपनी, आज कंपनी कोई भी बना लेगा, शेयर भी कोई इशू कर देगा और एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को बेवकूफ भी बना लेगा। आपने इंडिया में खूब सुना होगा, आप अपने पेरेंट्स से बात करें तो वो आपको बताएंगे अरे यार उसने सारा पैसा लेके भाग गया, वो कमेटी डाली थी सबकी कमेटी लेके भाग गया, वो मार्केट का पैसा लेके भाग गया वो। तो इंडिया में तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो कंपनी बना के शेयर इशू करके पैसा लेके भागना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि देखो जी आप शेयर इशू करो, मना नहीं है, लेकिन जब आप पब्लिक में शेयर इशू करोगे तो कम से कम इतनी एप्लीकेशन आपके पास आनी चाहिए, और नहीं आती है तो जिनसे आपने पैसा लिया है उनका पैसा आपको रिफंड करना पड़ जाएगा, उनका पैसा आपको क्या करना पड़ेगा। तो मिनिमम एप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए, उसको बोलते हैं मिनिमम क्या, सब्सक्रिप्शन। आंसर क्या, आंसर ये है सर कि कंपनीज एक्ट ने एक बात बोली, सेक्शन 39(1), ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एज पर कंपनी, क्या लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्ट। जब कोई कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो वो अपने प्रोस्पेक्टस में ही डिक्लेयर करेगी कि हम अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना रखेंगे, मे बी 40%, मे बी 50%, मे बी कितना, 60%। तो पहली प्रेफरेंस जो दी गई है वो किसको दी गई है, प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस मेंशन करेगा। अब हुआ ये कि चलो प्रोस्पेक्टस में भी ये जो गेम है ये किसके हाथ में है, कंपनी के हाथ में, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में रूल्स कंपनी लिखती है, और प्रोस्पेक्टस का मतलब ये होता है कि हमने अपना प्रपोज प्लान पहले ही आपको बता दिया था, बाद में आपने नहीं किया तो हमारी क्या गलती। अब इसे रेगुलेट करता है सेबी। अब सेबी को ये लगा कि कंपनी ने जो रूल बनाया है उससे तो कंपनी का बेनिफिट है, पब्लिक का कोई बेनिफिट नहीं है। पब्लिक का बेनिफिट देखने के लिए सेबी ने एक बात बोल दी, क्या, एज पर सेबी गाइडलाइन कितना होना चाहिए, शेयर। तो ये बताओ कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो सेक्शन है ये अलग है, और सेबी आपको नहीं पढ़ाया, तो सेबी के सेक्शन आपसे डिस्कस नहीं किए जाते। आपसे कंपनीज एक्ट है आपके कोर्स में, तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन डिस्कस किए जाते हैं। इसलिए जब आगे चल के आप लॉ पढ़ोगे तो लॉ में पढ़ाया जाएगा आपको, तब थोड़ी बातें क्लियर होंगी आपको कि दो अलग अलग बातें क्यों होती हैं आखिर। तो फिलहाल पहली प्रेफरेंस प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं है तो सेबी गाइडलाइन के हिसाब से कितना होगा, 90% ऑफ शेयर क्या इशू। अब जरा ये भी पढ़ लो क्या लिखा है, इफ नॉट, अगर मान लो ऐसा नहीं होता जो यहां लिखा हुआ है, तो वो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ, क्या लिखा है, अगर मान लो पब्लिक इशू की लास्ट डेट जो है वो 30 जून है, क्या है वो डेट, 30 जून तक फॉर्म भर सकते हो पब्लिक इशू, 30 जून से 15 जो है वो दिन काउंट करेगा, 15 डेज काउंट करेगा वो क्लोजर ऑफ डेट इशू से। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया। बताओ डायरेक्टर और शेयर होल्डर मेंबर में क्या फर्क होता, एम्प्लॉय होते हैं और मेंबर शेयर होल्डर होते हैं। किसी भी कंपनी का मेंबर बनने के लिए आपको शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। एक और बात क्लियर कर दो, ये शेयर होल्डर होते हैं जिन्हें मेंबर बनना होता है, ये इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस नहीं होते। लेकिन अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मेंबर बनना चाहे तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा। कौन से शेयर खरीदेगा, फिर उसके बाद वोटिंग राइट आ जाता है, फिर वो कह सकता है कि इसे डायरेक्टर बनाओ या ना बनाओ, वो उस फेवर में वोटिंग कर सकता है। जो आपके आगे चल के कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है ना, CS का कोर्स है, वो इन्हीं चीजों पे बनाया गया कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं सब चीजें। ठीक है, आगे देखते हैं। मिनिमम डायरेक्टर बताना कितने होते हैं, तीनों कंपनी बताओ मिनिमम डायरेक्टर, 1 2 3, और मैक्सिमम चाहे कोई भी कंपनी हो 15। और मेंबर बताना मिनिमम कितने होते हैं, 1 2 7, और मैक्सिमम 200 नो लिमिट। इन बातों को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप शेयर इशू कर रहे हो, नहीं, जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए कंपनी राइट शेयर, बोनस शेयर बाद में इशू करती है। जब भी वो इशू करेगी तो उसे पब्लिक इशू माना जाएगा, और जैसे आप पब्लिक इशू करोगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। बात छेड़िए तो बताए तो राइट इशू क्या होता है और बोनस इशू क्या होता है। आप पहले से ही किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं,
अब कंपनी कहती है हम पब्लिक में इशू करेंगे, फिर ऐड करनी पड़ेगी, फिर अननोन लोग आएंगे, फिर उन्हें शेयर देने हैं नहीं देने। तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कई बार ये बोलती है क्या और शेयर चाहिए तुम्हें, तो ये बोलती है कि हमारे शेयर वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास पहले से ही कंपनी के शेयर्स हैं। तो जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी शेयर इशू करती है उसे राइट इशू कहते हैं। क्या कहते हैं? वही लोग खरीद सकते हैं, आप कोई भी नहीं खरीद सकता, जिसके पास पहले शेयर है वही खरीद सकता है। और बोनस इशू क्या होता है? कह रहे बोनस इशू का मतलब होता है कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको कहती है कि तुम्हारे पास जो शेयर है तुम्हें फ्री में कंपनी शेयर देगी। 2 शेयर आपके पास है तो 1 शेयर मुफ्त मिलेगा इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये रेशियो कुछ भी हो सकती है। 5 शेयर है तो 1 मुफ्त मिलेगा, 6 शेयर के बदले 1 मुफ्त मिलेगा। तो जो फ्री में शेयर देती है उसे क्या बोलते हैं? बोनस शेयर। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसे लेके जब शेयर देती है उसे बोलते हैं राइट इशू। राइट इशू फ्री में नहीं मिलेगा, आप पैसे दोगे तो आपको शेयर मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड क्या कैपिटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं बात छेड़ देगा इसकी। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? मान लो फाइनल कॉल है, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल। क्वेश्चन में लिखा है कंपनी ने फाइनल कॉल नॉट येट कॉल्ड या नॉट येट मेड। 2 रुपए की फाइनल कॉल है जो कंपनी ने अभी तक मांगी ही नहीं। कितने रुपए की फाइनल कॉल है? जो कंपनी ने अभी तक मांगी ही नहीं। तो हमने कंपनी से यह पूछा कि यह फाइनल कॉल आपने क्यों नहीं मांगी। कंपनी ने कहा अभी पैसा पहले ही बहुत है, अभी पैसा पहले ही बहुत है, जब और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। हमने कब? कर मे भी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, कर वो कोई टाइम लिमिट नहीं है हमारे पास, हम जब चाहे मांग लें। लेकिन एक रूल है, चलो उस रूल पे बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर कंपनी ये कह दे कि ये 2 रुपए हम कभी नहीं मांगेंगे, ये हम जब मांगेंगे जब कंपनी पे बहुत बुरा वक्त आ गया, पैसा बहुत है हमारे पास पर दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, अप डाउन चलता रहता है लाइफ के अंदर। तो कंपनी भी बात कहती है कि अगर कहीं भगवान ना करे ऐसा वक्त आए कि कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई, उस दिन हम अपने शेयर होल्डर को बोलेंगे कि जो 2 रुपए की कॉल थी वो अब दो, क्योंकि देने तो तुम्हें थे ही। तो जब कोई कंपनी कॉल का पैसा, कौन सा पैसा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उस समय मांगती है, उसे क्या बोलते हैं? रिजर्व। वो रिजर्व कैपिटल होती है। हमने कैपिटल का कुछ हिस्सा रिजर्व करके रखा हुआ है, बुरे वक्त में मांगेंगे। दूसरा सवाल, ये बैलेंस शीट में कहां आता है? जवाब, ये बैलेंस शीट में कहीं नहीं आता, ये बैलेंस शीट में कहीं नहीं। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कैसे होगी साले? पहले सुनो आप, ये बात समझ आ गई? रिजर्व कैपिटल क्या होता है बताओ? अनकॉल्ड अप कैपिटल विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ बैलेंस शीट में कहीं। थोड़ा दूसरा वर्ड क्या है? विच अराइजेज आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। जो कैपिटल प्रॉफिट से बनते हैं वो कैपिटल रिजर्व होते हैं। या यूं समझो कि नॉन बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट होता है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। हमारा बिल्डिंग बेचने का काम नहीं है, लेकिन बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स है, उसको बेच के प्रॉफिट हुआ, उससे कैपिटल रिजर्व बनेगा। अब ये बैलेंस शीट में टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, ये कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने का काम आती है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड आप क्यों बनाते हैं? किसी वर्कर को चोट न लग जाए। ऐसी कैपिटल रिजर्व आप इसलिए बनाते हैं कि किसी कैपिटल एसेट्स को अगर चोट लग गई, कल को आपने मशीनरी बेची लॉस में, उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए क्या बनता है? कैपिटल रिजर्व। ये बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। कहां पर आता है? दोनों का नेचर अलग अलग है, बट क्योंकि वर्ड बड़े मिलते जुलते हैं तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और एग्जामिनर इस पे बात कर लेता है कि डिफरेंस बताओ रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के अंदर। समझ में आ गया पॉइंट? रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में कहां आती है? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैसे, उसका सोर्स क्या, कहां से बनता है? कैपिटल प्रॉफिट से। कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। वैसे अब ये पूछेगा नहीं क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है। तो 2 बातें मैंने डिफरेंस में दी है जिन पे वो बात कर सकते हैं। मीनिंग, ये मैंने मीनिंग लिखा है दोनों का, और ये मैंने क्या लिखा है? ये बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाते, और ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते। ये रिजर्व हो गया आपके पास। समझ आ गया पॉइंट? विच इससे आप, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट से बना ना, इससे डिविडेंड नहीं दे सकते आप। इस ये रिवेन्यू प्रॉफिट, ये नहीं,
रिवेन्यू डिविडेंड जो कंपनी देती है वो किससे देती है? बिजनेस प्रॉफिट से देती है। इसलिए बोलते हैं कैपिटल रिजर्व को आप डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया पॉइंट? चलिए, कुछ वर्ड जो हमारी डिक्शनरी से बाहर रहते हैं। एक वर्ड है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, क्या होता है? और एक वर्ड है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, क्या होता है? और एक वर्ड है स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्या होता है? क्योंकि मैंने पहले बोला कहीं कहीं बात हो जाती है तो वो कर सकता है आपसे। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या है। पहले तो ये समझो कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर वही कंपनी इशू करती है जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, कंपनी बन चुकी होती है, ज्यादातर ऐसा देखा गया। और जिन कंपनी की मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छी है, जैसे आप नाम लेना चाहो तो जैसे अदानी ग्रुप का नाम ले लो, कुछ जानते हो आप, रिलायंस लिमिटेड का नाम ले लो, आप जानते हो, टाटा का नाम ले लो, बिरला ग्रुप का नाम ले लो, ये सब बड़ी एग्जिस्टिंग कंपनी है और इनको मोटे बायर्स जानते हैं। मोटे बायर मतलब जैसे इन्हें बैंक जानता है, इन्हें जाके बैंक में ये नहीं कहना पड़ता कि लाइन में लग के कैश जमा करा दें या हमारा लाइन में, ये बैंक जाते ही नहीं है, फोन पे काम होते हैं इनके सारे। जैसे इंश्योरेंस कंपनी, इनका रोज माल निकलता है ट्रक से, जब इनका माल लोग निकलता है या शिपमेंट जा रही होती है, करोड़ों का माल होता है तो इंश्योर्ड होता है वो, तो ये इंश्योरेंस कंपनी जाके बात नहीं करते कि आप हमारा गुड्स इंश्योर कर दोगे, इंश्योरेंस ग्रुप ने पहले से जानता है, सब कुछ इनका सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा होता है। ऐसे लोग हम बोलते हैं फाइनेंशियल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल। बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ये सब फाइनेंशियल ग्रुप होते हैं। और जैसे ही इनको ये पता लगता है कि इस कंपनी को पैसे की जरूरत है, ये शेयर इशू करने वाली है, तो ये कंपनी को जाके ये बोलते हैं कि सर आप शेयर इशू करोगे, इतनी फॉर्मेलिटीज हैं, फिर पब्लिक में करोगे, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, काफी पैसा खर्च होता है, तो आप इतना क्यों कर रहे हो? आपको शेयर बेचने, हम खरीद लेते हैं, मुझे दो आप। अच्छा, कंपनी कहती है हाँ मैं इन्हें जानता भी हूं, ये बैंक हमारा जाना पहचाना है, 20 साल से ऊपर से हमारे अकाउंट संभाल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को हम जानते हैं, ये हमारे अकाउंट संभालती है। अच्छा, सिलेक्टेड ग्रुप भी होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोहल्ले पड़ोस में कमेटी डाल लेते हैं। एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपनी दुकान मार्केट में कमेटी डाल लेता है, तो वो जानता है किस बंदे की कमेटी डालनी है, किसकी नहीं डालनी, कौन पैसे में कैसा है, कौन पैसे में कैसा है। हर बंदे की कमेटी डालते भी नहीं कि ये साल सारा क्या ये लेके भाग जाएगा, ये जुबान का पक्का नहीं है, ये पेमेंट डिले कर देता है। ऐसे ये बड़े बड़े लोगों का भी एक फाइनेंशियल ग्रुप होता है, वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि भाई ये कंपनी के साथ डील की जा सकती है। तो जब ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू करते हैं, किसको? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, जिन्हें जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। अब पढ़ लो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू बी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ, क्या लिखा है? इन्वेस्टर, ठीक है ना, प्राइवेटली नॉट बाय, क्या लिखा है? पब्लिक इशू। यूजली क्या होता है? बैंक, म्यूचुअल फंड और क्या? इसका मतलब ये नहीं कि किसी कंपनी को आपने, अगर आप जानते हैं किसी कंपनी के ग्रुप को तो उसे भी कर सकते हैं आप। ये होती है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। तो फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होती है? ठीक है, इस दोनों में फर्क होता है, हल्का सा फर्क बताता हूं। ये क्या है? कंपनी ने बोला तुम्हें शेयर खरीदने हमारे, कह रहे हाँ हम तो कह ही रहे हैं, कह रहे 10 रुपए का शेयर है, 40 रुपए प्रीमियम है, ठीक है लाओ दे दो 50 रुपए, लो पकड़ो 50। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि शेयर बेच रहे हो आप, हमने कहा हाँ, बैंक है, हाँ ठीक है, 10 रुपए का शेयर है 40, अरे सर हमें भी 50 का लगाओगे? अब आप, हम तो बैंक हैं, आपके सारे अकाउंट संभालते हैं, हम तो आपके नोन टू हैं, हम तो आपके सप्लायर हैं, हम तो आपके कस्टमर हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वो हैं, हमें भी। तो कंपनी डिसीजन लेती है चलो तुम हमारे जान पहचान के हो, 50 का है, तुम चलो 35 दे दो। पहले से ही रेट प्री डिटरमाइंड कर लिया, और रेट डिटरमाइंड करके इनको कुछ और रेट लगा देती है। पढ़ो क्या लिखा है, मींस अलॉटमेंट ऑफ, क्या लिखा है? शेयर एट क्या, ठीक है ना, टू द, क्या लिखा है? अब आप देखोगे इसमें सब आ जाते हैं, जैसे प्रमोटर हो गए, जैसे वेंचर कैपिटल हो गए, वेंचर कैपिटल जिन्होंने साथ में पैसा लगाया हुआ है, को कस्टमर हो गए, क्या हो गए? सप्लायर हो गए। तो ये हमारे पास, बताओ इसका क्या नाम है? प्रेफरेंस। इन दोनों में फर्क बताओ। उसमें वो डिस्काउंट नहीं करता ना, कोई रेट डिसाइड करता है, वो जो पब्लिक को रेट है वही लगाएगा आप। इसमें कोई रेट पहले से प्रीडिटरमाइन करके बता देता है कि आपको इतने तक का पड़ जाएगा, क्योंकि आप हमारे नोन टू। क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं?
सुनो, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते, बैन है, बात सही है। दूसरा सवाल, कब कर सकते हैं? अब इसका एक्सेप्शन आता है कि या तो आप रीइशू कर रहे हो तब आप डिस्काउंट दे सकते हो, और दूसरा एक्सेप्शन ये आता है कि आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, अपने इंप्लॉइज को इशू कर रहे हो, तब आप डिस्काउंट पे कर सकते हो। तो दो बातें याद रखना, रीइशू के टाइम पे डिस्काउंट अलाउड है। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि रीइशू के टाइम पे अगर डिस्काउंट पे कर सकते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? तो जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो समझ ले कि जितना पैसा आपने उसका, क्योंकि रीइशू का मतलब है आपने किसी के शेयर फॉरफिटेड किए हैं। अगर आपने किसी का फॉरफिट 3 रुपए किए हैं, कितने रुपए किए हैं? तो 3 रुपए ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। आपने किसी शेयर होल्डर के 6 रुपए फॉरफिटेड किए हैं, तो आप 6 रुपए का ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। अब फॉरफिटेड वाली बात तो कम से कम आज बच्चा ना पूछे क्या होता है, क्योंकि कल तो पेपर है बेचारे का, आज फॉरफिट पूछेगा तो ये बेमानी है ये बात पूछना। समझ में आ गया पॉइंट आपको ये? ठीक है, 3 तरीके अलॉटमेंट बताइए, कौन सी? प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट, दूसरी कौन सी? सॉरी, प्राइवेट प्रेफरेंशियल स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या बताया? डायरेक्टर और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एज, क्या लिखा हुआ है? डिस्काउंटेड रेट। इसका मतलब होता है कई बार कंपनी के कुछ ना बहुत मेहनती इंप्लॉइज होते हैं, इसको बोला गया स्वेट इक्विटी शेयर। जो मेहनती इंप्लॉइज होते हैं, कंपनी उनको डिस्काउंट रेट पे अपने ही शेयर इशू कर देती है। चलिए ठीक है, दोबारा बात कर लेते हैं एक बार, क्या क्या दिमाग में चला बताओ। कंपनी की डेफिनेशन का सेक्शन क्या है? सेक्शन 220। डेफिनेशन क्या देता है सेक्शन? दिस एक्ट और किसी और एक्ट में अगर किया है तो वो कंपनी में, इतनी बात पढ़नी है। कोई हमें वो बुक की डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है कि वो किस राइटर ने क्या कहा था, ऐसा कभी बोर्ड ने क्वेश्चन नहीं पूछा। तो उस राइटर के हिसाब से बताओ डेफिनेशन क्या। ठीक है, दूसरी बात क्या बताता है कि 3 टाइप की कंपनी है। 1% कंपनी का सेक्शन क्या है? इसका और इसका। अच्छा, ये कोई डेफिनेशन नहीं पूछने के मूड में बैठा हुआ, अचानक पूछ देगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिफाइंड बाय सेक्शन दिस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिफाइंड बाय सेक्शन दिस, क्योंकि ये हमारे राइट में। उस टाइम पहले पढ़ाते पढ़ाते ना, एक पर्सन थे, तो उन्होंने, उनका बच्चा मेरे से पढ़ता था, तो उन्होंने कहा कि सर मैं पूरे साल पढ़ा, मैंने से पहला सवाल ये पूछा कि अच्छा बता कंपनी की डेफिनेशन कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है, ये तक तो पता नहीं था। तो थोड़ी सी मुझे भी हैरेसमेंट हुई कि बात तो सही है यार, कि हमसे इतना तो नहीं पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है। अब वो बात कुछ ऐसे उठ गई है कि वो जो बातें हम पढ़ते ही नहीं, जो सीबीएसई पूछते ही नहीं, कभी कभी लगता है कि वो इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगा कि बड़े सोच समझ के मैंने सेक्शन उठाए। हालांकि हर चीज पे सेक्शन है, आपको पता है, ऑथराइज कैपिटल का अलग सेक्शन है, इश्यूड कैपिटल का अलग सेक्शन है, सब्सक्राइब, हर चीज लॉ में सेक्शन में लिखी गई है, इसलिए वो एविडेंस माना जाता है। बट 12th है तो ज्यादा तो लिख नहीं सकता था, तो मैंने जहां जहां मुझे लगा कि जरूरी है वो लिख लेंगे। दूसरी बात, ये जो रूल आप पढ़ते हैं 1% कंपनी के बारे के अंदर, ये यहां बनाए गए थे। रूल 3 ऑफ क्या लिखा है? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। ये भी कहानी सुन लो आप। चलो एक सवाल वैसे बता देता हूं, चलो कि आखिर ऐसा क्या है कि 1% कंपनी में रूल बनाए गए। होता क्या है कि हमारे यहाँ ना कोई भी चीज बना दी जाती है इंडिया में, पार्लियामेंट के अंदर बना दी जाती है, लेकिन जब उसे इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसमें एक तो ऑपोजिशन खड़ा होता है जो ये कहता है ये बकवास है। ऑपोजिशन का काम हमारे इंडिया में क्या है? चेंजेस का नहीं, वो पहले आते ही शुरुआत कहां से करता है? ये सब क्या है? बकवास, इसमें कोई दम ही नहीं। तब उनसे पूछते हैं अच्छा बताओ माइनस पॉइंट क्या है इसमें, तो कहते हैं इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। तो पार्लियामेंट कहता है चलो ठीक है, अगर ये नहीं है तो हम उस एक्ट में चेंज कर देते हैं, और चेंज करके जो बातें लिखी जाती हैं वो किस में आती हैं? वो रूल्स में आती हैं। तो ऐसे रूल बाद में बने, उस समय नहीं बने जब 1% कंपनी रजिस्ट्रेशन के एक्ट आया था, बाद में समझो शोर मचाते मचाते ये रूल बनते चले गए, तब ये बाद में रूल सेट हुए थे। तभी इनको रूल 13 बोल रहे हैं। रूल कब आए थे? 2014 में, जबकि रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया था 2013 के अंदर। तो ये कहानी होती है रूल की। चलिए, तो ये आपने देखा इसके बारे में, डायरेक्टर और मेंबर के बारे में आपने देख लिया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताना क्या होता है, कितना होना चाहिए? सेक्शन 39(1) ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये कहता है कि जो कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करेगी वो माना जाएगा। और सेबी क्या कहता है? चलो ठीक, इसके बाद आ गया साहब रिजर्व कैपिटल और कैपिटल। बताओ रिजर्व कैपिटल क्या होती है?
एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग, लिक्विडेशन के टाइम पे या वाइंडिंग अप के टाइम पे मांगती है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? चलो रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? वो बैलेंस शीट में कहीं दिखाते ही नहीं। और कैपिटल रिजर्व कहां दिखाते हैं? चलो ये बताओ, रिजर्व कैपिटल को क्या डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो आप? नहीं। कैपिटल रिजर्व को कर सकते हो? नहीं। दोनों ही डिविडेंड। अबे कहां से कर लोगे कि रिजर्व कैपिटल जो है वो तो प्रॉफिट ही नहीं होता, और रिजर्व कैप वो जो कैपिटल रिजर्व है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। केवल बिजनेस के प्रॉफिट से ही डिविडेंड दिया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। चलिए ठीक है, 3 हो गया। अब आइए इसके बाद ये लीजिए साहब, ये थोड़ा सा अच्छे पॉइंट है इसलिए मैंने बहुत उसको ढंग से लिखा हुआ है। आप जब पढ़ते हैं जो बच्चे थ्योरी, उनकी निगाह में बात रहती नहीं है, याद नहीं रख पाएंगे। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? कोई बच्चा अब ये पढ़ के इसे बुक से कनेक्ट ना कर, हमने तो बुक में इतने क्वेश्चन किया फलाना, लो अलग चीज है। आपको न्यूमेरिकल कराने के लिए क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी बनाता रहता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। जैसे मिनिमम एप्लीकेशन मनी, आपको कहते हैं एक शेयर 10 रुपए का, एप्लीकेशन में कितने पैसे मांगे? 2 रुपए। अब वो कह रहे हैं मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 रुपए है, चलो वो तो तुम क्वेश्चन कराने के लिए कुछ भी लिख देते हो, कभी आप 5 लिख देते हो एप्लीकेशन मनी, कभी 2 लिख देते हो, कभी 3 लिख देते हो, कुछ भी लिखते रहते हो। होनी कितनी चाहिए लॉ के हिसाब से? तो वो कहता है देखो सर, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है सेक्शन 39(2) के अंदर 5% होना चाहिए किसका? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना होना चाहिए? अच्छा बताओ, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है तो कितना होना चाहिए? 10 रुपए का 5% कितना होता है, निकाल लोगे? 50 पैसे होना चाहिए एप्लीकेशन मनी मिनिमम। अब मैं तुम्हें समझाता हूं, ये गवर्नमेंट है, ये लिखती ऐसी है। जब गवर्नमेंट लिख देती है तो फिर क्या हुआ होगा? शोर मचाया होगा, क्या ये पैसे अठन्नी चवनी खेल। तो फिर सेबी आ गया। अब सेबी ने कहा नहीं, मिनिमम एप्लीकेशन कितनी होनी चाहिए, और 25% फेस वैल्यू का या इश्यूड प्राइस का। अगर आपका 10 रुपए का शेयर है, आपने 40 रुपए प्रीमियम, तो इश्यूड प्राइस 50 हो गया। 50 का 25% एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए। आप कभी कभी देखते हो क्वेश्चन में एप्लीकेशन इंक्लूडिंग क्या? प्रीमियम। वो इसी वजह से होता है, सेबी की वजह से तभी एप्लीकेशन में प्रीमियम आ जाता है, जबकि ये बेचारा ऐसी कोई बात नहीं करता। एग्जाम में अगर पूछ ले कि एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान है ना कि अगर ये लैंग्वेज है तो ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से पूछ रहा है, पहले ये देखना, या वो सेबी के हिसाब से पूछ रहा है, ये देखना। और इसके हिसाब से पूछ रहा है तो बताओ 5% ऑफ, और इसके हिसाब से पूछ रहा है तो ये दिमाग में बिठा लेना बात। आइए नेक्स्ट, जरा ये भी देख लो आप, पढ़ो क्या लिखा है। हाउ टू मेट क्या? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। खूब सुना है आप लोगों ने? यस। कह रहा है मुझे ये बताओ, ये कॉल का पैसा कंपनी कैसे मांगेगी? एक्ट क्या कहता है, थ्योरेटिकल क्या कहता है? एक्ट कहता है कि कंपनी ये पैसा कैसे मांगेगी, ये बात कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करेगी कि हम फर्स्ट कॉल का पैसा इस डेट पे मांगेंगे, सेकंड कॉल का पैसा इतने दिनों बाद मांगेंगे, थर्ड कॉल का पैसा कहां पे मेंशन करेगी? फर्स्ट प्रेफरेंस टू क्या लिखा है? एज पर, हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन क्या लिखा है? सेकंड प्रेफरेंस। मान लो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये लिखा ही नहीं क्लॉज, कंपनी लिखना ही भूल गई। कह रहा लिखना भूल गई तो फिर हम एक काम करेंगे, क्या? टेबल एफ में जो लिखा है वो माना जाएगा। अब हमने आपकी टेबल एफ में क्या लिखा हुआ है ये भी बताओ। कह रहा टेबल एफ में लिखा है विच प्रोवाइड 1 month प्रायर मस्ट बी एग्जिस्ट बिटवीन द, क्या लिखा हुआ है? मतलब 1 महीने का जो डिफरेंस है 2 कॉल के बीच में होना जरूरी है। अगर 1 मई को आपने फर्स्ट कॉल मांग ली तो 15 मई को सेकंड नहीं मांग सकते आप। 1 महीने का डिफरेंस रखना जरूरी है। लेकिन ये कब है रूल? टेबल एफ के हिसाब से है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप बोल दो 3 महीने बाद मांगेंगे तो 3 महीने बाद मांग लो, पर ये तो रूल है कि पहली प्रेफरेंस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ही देगा वो। सेकंड प्रेफरेंस में टेबल एफ उठा के लाता है। क्या आप लिखना भूल गए तो आप ये माना जाएगा। थोड़ा क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ 1 कॉल शुड बी, क्या लिखा है? शुड नॉट बी मोर देन, क्या लिखा है? 25% ऑफ फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए कॉल का अमाउंट। अब इसे कोई प्रैक्टिकल, आपको कई बार हम देखते हैं फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना रख देते हैं, कह रहा नहीं ये रूल है। अच्छा ये बताओ रूल किसके हिसाब से है? टेबल एफ के, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से नहीं है। तीसरा रूल देखो क्या लिखा है? नोटिस ऑफ 14 डेज शुड बी गिवन फॉर, क्या लिखा हुआ है? पेमेंट। आपने अगर फर्स्ट कॉल मांग ली तो शेयर होल्डर को 14 दिन का टाइम देना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। ये नहीं कि आपने बोला फर्स्ट कॉल देने तो हम इसे शेयर फॉरवर्ड कर देंगे, 14 डेज तक वेट करोगे आप। लास्ट के लिए कॉल शुड बी, क्या लिखा हुआ है? अभी देखो कितनी गलत बात है। वैसे रूल तो सही है, हम कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म बेस मतलब ये होता है कि अगर आपकी मान लो फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है तो सेकंड, थर्ड, फाइनल फिर 3 की होनी चाहिए।
ये होता है यूनिफॉर्म बेस का मतलब। अगर हम लॉ पढ़ें तो बहुत सी चीजें अलग हो जाती हैं, लेकिन 12th पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो कुछ भी तीर चला दो उठा के। इसीलिए आगे चल के आप देखेंगे कि जो कुछ राइटर जिनकी बुक से आपने पढ़ा, इनका कोई नाम लेने वाला तक नहीं है, क्योंकि वो सब रूल के हिसाब से नहीं है ना, आगे रूल चलते हैं सारे सारे। तो बताओ कॉल कैसे मांगनी है? सबसे पहले आर्टिकल ऑफ इफ साइलेंट और टेबल एक्ट। बताओ कॉल का अमाउंट फिर कितना होना चाहिए? एटलीस्ट, एटलीस्ट बोला है या मैंने मैक्सिमम बोला? मैक्सिमम 25%, एटलीस्ट 25% नहीं है। नॉट, क्या लिखा हुआ है? नॉट मोर देन 25% ऑफ फेस वैल्यू। बताओ मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बताओ किसका 5%, और सेबी के हिसाब से किसका 25%? ठीक है, ये तो खतरनाक सेक्शन है, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, सेक्शन 50, ये सेक्शन छोड़ के नहीं जाओगे आप किसी भी हालत में, और मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूं आपको, वो इसको यूज करे बिना मानेगा नहीं। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से पता है कि ये पैसा वो 5 पर्पज से यूज करता है। किसका? सिक्योरिटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इसका इस्तेमाल है। अभी जिस बच्चे ने आते क्वेश्चन पूछा था डिस्काउंट और लॉस रिटर्न ऑफ वाला क्वेश्चन, वो इसी के रिलेटेड हो गया था। प्रीमियम और रिडेम्पशन का भी कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं, लेकिन मैं आज जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि मैं थ्योरी पे खड़ा हुआ हूं, तो मैं न्यूमेरिकल से टच नहीं बनाऊंगा बिल्कुल भी। अब समझ लो मेरी बात क्या कहता है। पढ़ो पहला, इसका पैसा कहां यूज कर सकते हो? नहीं, दोबारा पढ़ो, पूरा पढ़ो। अभी कोई बच्चा मेरे को फुली पेड अप बोनस इशू, बोनस इशू क्या होता है? कंपनी ये कह रही है कि एक शेयर 10 रुपए का है और हम आपको पूरा ही शेयर फ्री में देंगे। इसी चीज को क्या बोलते हैं? फुली पेड अप। क्या? अब सुनना, एक बात और होती है, क्या? एप्लीकेशन मनी 2 रुपए, अलॉटमेंट मनी 3, फर्स्ट कॉल मनी 4, फाइनल कॉल मनी 1। आप सिर्फ देखते रहें, अपने माइंड को एक्टिव रखें बस। क्या हुआ? कह रहा हुआ क्या? वो सुनो। फ्री का शौक है आपको? हमने कहा हाँ है फ्री का शौक। फ्री में शेयर देते हो आप? हमने कहा हमने क्यों देते हो? आप कह रहे पैसा बहुत है, पैसा बहुत है हमारे पास। तो कह रहे ऐसा भी होता है कई बार। कितने पैसे दिए? एप्लीकेशन क्या दे दिया? बताओ क्या क्या नहीं दिया अभी तक? कंपनी कहती है सारे शेयर होल्डर सुनो, एक गुड न्यूज है। कह रहे क्या गुड न्यूज है? कह रहा आपके अभी हमने आपसे कितने पैसे लेने हैं? 4 और 1। हम आपसे नहीं लेते और आपको लिख के दे रहे हैं कि आपने दे दिए, बिना पैसे लिए लिख के दे रहे हैं। इसे बोलते हैं पार्टली पेड अप शेयर। क्या बोलते हैं? पार्टली कन्वर्टेड इनटू फुली पेड अप शेयर। कंपनी ने एक पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप में क्या कर दिया? कन्वर्ट। उसे बोलते हैं पार्टली पेड अप बोनस इशू। क्या बोलते हैं? कंपनी 10 रुपए का फ्री शेयर में दे रही थी, यहां कितने रुपए फ्री में दे दिए? 5। तो ये बताओ फुली पेड अप बोनस इशू माना जाएगा या पार्टली पेड अप बोनस इशू? पार्टली पेड अप बोनस इशू के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं हो सकता। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझो, क्या लिखा है ये? ओनली फुली पेड अप के लिए यूज करने देगा आपको, पार्टली पेड अप के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं करने देगा वो। एक टीचर है, कॉमर्स हेड है, उन्होंने, पहले मैं उनको बुलाता था अपने यहां हर बार, सीबीएसई के मेंबर हैं वो, तो हर बार मैं उनको बोलता था कि आप मेरे बच्चों की नॉलेज चेक करो। तो आते थे वो, हर साल चेक करते थे उठा के। तो किसी ने मुझसे पूछा अब नहीं बुलाया आपने? मैं बुलाऊं, बच्चे ही ना आए मेरे इस बार तो। ऐसे और ऐसे बच्चे नहीं है जिनके सामने मैं खड़ा कर दूं कि भाई ऐसे हो जाए। उन्होंने एक सवाल पूछा था एमसीक्यू में, और आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। हालांकि मुझे उनको, मैंने कहा ये सवाल 12th का नहीं है। कह रहा सर हमने तो जनरेट किया। अब जनरेट किया तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं बताता हूं। उन्होंने क्या करा कि एक वर्ड होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या वर्ड होता है? उसका भी यूज बोनस इशू के लिए होता है, पहली प्रेफरेंस उसी को दी जाती है। हालांकि हमें, क्योंकि हमें पता नहीं, हमारे कोर्स से रिडेम्पशन और डिबेंचर हटा रखा है। रिडेम्पशन और डिबेंचर चैप्टर के अंदर वो कहा था, आगे आप कॉलेज जाओगे वहां पढ़ोगे बायबैक ऑफ शेयर, पूरा चैप्टर है। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का भी इस्तेमाल होता है बोनस इशू के लिए, और वो दोनों तरह के बोनस इशू कर सकता है, पार्टली पेड अप बोनस इशू भी और क्या फुली पेड अप भी बोनस। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर स्ट्रिक्टली बोला गया है कि ओनली क्या?
ये पार्टली बेडअप नहीं करने देगा। तो एग्जाम में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, अगर बोनस इशू की बात कर रहा है तो पार्टली बेडअप को कन्वर्ट कर रहा है फुली बेडअप में, या फुली बेडअप ही कर रहा है। फुली बेडअप ये होता है 0 का शेयर, एक शेयर 10 रुपए देने हैं, पूरे 10 के 10 देने की जरूरत नहीं। यहां पे 5 ऐसे हो गया। समझ में आ गया आप पॉइंट? पढ़ो ये क्या लिखा है, ये पढ़ो क्या लिखा है। आपने ये वर्ड पढ़ा क्या लिखा, और ये वर्ड पढ़ा क्या लिखा, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी बड़ा वर्ड है। किसी भी सिक्योरिटी या डिवेंचर को इश्यू करने में कोई भी खर्चा होता है। इवन यहां तक लिखा है कमीशन ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, वो भी इसी में कैटेगरी में आता है। उसको भी राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। ये पढ़ो क्या लिखा है। आप देख रहे हो, आप यही वो है जो टीएस गेवाल कहता है, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। वो ये मान लेता है कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो गया तो पीएनएल में आया ही नहीं, और जो वो पीएनएल में आया नहीं तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेने से मना कर देता है वो। इसलिए अभी एक क्वेश्चन पेपर आया था सैंपल पेपर में, उसने लिखा कि मैंने इसको पीएनएल में दिखाया है। कहां दिखाया है? अच्छा बताओ, ऐसे लिखा तो यहां भी है, बताओ क्या लिखा है। इसको कहां से राइट ऑफ करते हैं? प्रीमियम से। पर उसने यहां तो एजम्पशन नहीं ली, वो वहां पे क्वेश्चन बना के बैठा हुआ है कि प्रीमियम में इतना पैसा था ही नहीं, तो आप कहां से राइट ऑफ करते हो? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। वो यहां भी तो हो सकता है कि इतना पैसा प्रीमियम में ना हो, तो कहां से राइट ऑफ करोगे? पीएनएल से। सेम रूल काम करता है। और आखिरी रूल क्या है? बायबैक ऑफ शेयर। तो 5 पर्पस याद रखना, इन 5 पर्पस का न्यूमेरिकली इस्तेमाल करने के मूड में बैठा हुआ है वो। चाहे वो एजर्शन रीजनिंग में कर ले, चाहे वो उसको एमसीक्यू में उठा ले, चाहे वो न्यूमेरिकल में कहीं टच बना ले उठा के उसका। चलो वो देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहां यूज कर सकते हो। 5 पर्पस से। आइए साहब, कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस, ये 2 वर्ड आपकी डिक्शनरी में सबके हैं, राइट। इसके ऊपर इंटरेस्ट न्यूमेरिकली हमारे कोर्स से हटा रखा है। पहले हमारे कोर्स में था कि अगर आप कॉल इन एरिया तो आपने पैसा नहीं दिया, आप बाद में देते हो तो इसका इंटरेस्ट भी दो। पर आप न्यूमेरिकल में हटा के थ्योरी में एक पॉइंट पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि अगर कॉल इन एरियर है और आपने वो पैसा नहीं दिया तो इंटरेस्ट दोगे तो कितना दोगे। जवाब सुनो इसका। कह रहे सर कितना इंटरेस्ट देना है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिसाइड करेगा। कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिखी कि अगर किसी शेयर होल्डर ने डिले किया तो उसे 15% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, उसे 20% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। जितना लिखना है लिखो आप। अब सवाल ये उठा कि हम तो भूल गए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना भूल गए तो टेबल एफ है फिर, और टेबल एफ कहती है 10% पर एनम लगेगा कॉल इन एरियर पे। कितना लगेगा? ब्लाइंडली लगेगा या टेबल एफ के हिसाब से? और टेबल एफ हमेशा पहली प्रेफरेंस पे आती है सेकंड? तो पहली पे कौन है? आर्टिकल ऑफ। ये बात याद रखना, इसलिए घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा। ऐसी कॉल इन एडवांस पे भी पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आता है, अगर नहीं है तो टेबल एफ आती है। टेबल एफ 12% कहती है। 10% या 12% ये एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो एक बात याद रखना, कंपनी इंटरेस्ट देती ज्यादा है लेती कम है। एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट देगी कितना परसेंट? ज्यादा देती है। लेती कितना है? 10%। और ये रूल टेबल एफ के हिसाब से मैंने लिख दिया है। फर्स्ट प्रेफरेंस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देगा, वो नहीं है तब जाके वो टेबल एफ लगाता है वो। कंपनी की थ्योरी खत्म। आओ देखो कंपनी में क्या पढ़ा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 डेफिनेशन। कितने तरह की कंपनी हो गई? 3। इनके सेक्शन पढ़ लेना, किस कंपनी का कौन सा सेक्शन है। इनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, वो आपको बिजनेस स्टडी में पढ़ाया जाता है। इसलिए एग्जामिनर आपसे ये तो बिल्कुल नहीं पूछने वाला कि व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वो ये नहीं पूछेगा व्हाट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो ऐसे सब नहीं पूछेगा। ये सब बिजनेस स्टडी पढ़ाया तो बुक में ये भी गया अकाउंट के अंदर कि आप एक कंपनी बनाएंगे कैसे, एक कंपनी बनाने का प्रोसीजर क्या है। बट मेरे ख्याल से यही सेम चीजें आपने बिजनेस स्टडी में भी पढ़ी हुई है। तो मुझे अकाउंट उसको टच नहीं करता, अकाउंट कुछ और ही टच करता है, मेकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है ये बात। चलिए 1% कंपनी के बारे में पहली बात, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, एनआरआई नहीं होना चाहिए। कौन सा बिजनेस अलाउड नहीं है? पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख रुपए और एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ की 3 साल की एवरेज होनी चाहिए। ठीक है। डायरेक्टर और मेंबर में फर्क पता है? मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया समझ में? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? यही गलती करोगे, पागल हो। हाँ पहले तो ये कहो कि एज पर प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, क्योंकि एजर्शन रीजनिंग में फंसा देगा आपको। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले तो डर थोड़ा ना है मेरे को।
डायरेक्ट नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के बात करता है, तभी तो मैं आपको पूरी बातें बता रहा हूं, वरना मैं सीधा ना पढ़ा देता। तो 90% तो पूरे साल ही पढ़ा आप लोगों ने, तो आया नहीं। अब रूल पढ़ो आप, क्या रूल है कि जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया जाएगा, प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं करते तब से अभी आ जाता है बीच में उठा के। चलिए, और अगर पैसा फालतू आ गया, अब नहीं आया मिनिमम सेक्शन, तो कितने में वापस करना है? 14 दिन के अंदर वापस कर देना आपने। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व समझ में आ गया सबको? ठीक है। 3 प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, प्रेफरेंशियल और सर्टिफिकेट शेयर समझ में आ गया? डिस्काउंट इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे शेयर। तो आप होशियार हो, बहुत होशियार हो आप, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में। डिवेंचर के बारे में आ जाओ। डिवेंचर को सेक्शन कौन सा डिफाइन कर रहा है? सेक्शन 230 डिफाइन करता है। सिंपल सी लैंग्वेज है। डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक। अब आप ये मत पूछना क्या होता है, क्या लिखा है? बॉन्ड्स, ठीक है, एंड एनी अदर, क्या लिखा है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी, एविडेंस, क्या लिखा हुआ है? यानी कि कोई भी ऐसा कागज का टुकड़ा, कोई भी ऐसा कागज का टुकड़ा जिसपे कंपनी ये लिख के दे दे हमने आपसे उधार लिया और जो हम इतने टाइम बाद वापस कर देंगे, उसे डिवेंचर कहते हैं। इस कागज के टुकड़े का नाम अब आप चाहें तो क्या रख सकते हैं? स्टॉक। क्यों? कुछ लोगों का काम ये है कि जैसे गुड्स बेचते खरीदते हैं, वही कागज का टुकड़ा बेचेंगे और खरीदेंगे। शेयर मार्केट में डिवेंचर बेचा भी जा सकता है और खरीदा भी जा सकता है, इसलिए स्टॉक वर्ड यूज किया गया। ऐसे ही क्या? बॉन्ड, यानी कि ये आप पैसा दो, जीरो कूपन बॉन्ड सुना आपने कि परसेंटेज मेंशन नहीं करता इंटरेस्ट। और ऐसे क्या? एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम उसको यही कोई नाम दें, उसे डिवेंचर कहते हैं, जिसमें सिर्फ कंपनी ये साबित करते हैं हमने उधार लिया है। ये एक्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। और टाइप ऑफ क्या लिखा हुआ है? डिवेंचर। कितने तरह के डिवेंचर होते हैं? तो कह रहे हैं सर देखो, बेस पे डिवेंचर माने जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा है? इसमें 2 तरह के डिवेंचर, सिक्योर्ड डिवेंचर और अनसिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड, गिरवी रख के लोन लिया, वो सिक्योर्ड डिवेंचर है। और कुछ भी गिरवी ना रख के लोन ले लिया तो क्या है? अनसिक्योर्ड डिवेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखा है? रिडीमेबल डिवेंचर और इरिडीमेबल डिवेंचर। हालांकि ये अब डेफिनेशन खराब हो गई, क्योंकि अब इंडिया में इरिडीमेबल डिवेंचर बैन है। अब इंडिया में रूल बना दिया है कि कोई भी डिवेंचर का पैसा मैक्सिमम 20 साल के अंदर वापस करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम कितने साल के अंदर? 20। इसलिए अब इरिडीमेबल नहीं है। ये घपला था पहले किसी जमाने में। सोच के देखो कि कंपनी कैसा डिवेंचर इशू कर रही है कि तुम हमें लोन दो और हम तुम्हें वापस कभी नहीं करेंगे। है बकवास। वैसे इंडिया में बड़े ड्रामे हुए भाई, बहुत ड्रामे। जब पढ़ा गया, देखा गया, तो कहा ये क्या ड्रामा है। चलो खैर, एनीवे, अगर मैं आपको, जैसे हम सी क्लास में पहले लॉ पढ़ाते हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है लॉ। आप फैक्ट्स देखोगे आगे चल के, जब पढ़ोगे, अगर आगे गए तो, क्योंकि दुनिया इतनी छोटी सी थोड़ा है जिसमें आप रुक गए, तो आप इंट्रोडक्शन लेके जा रहे हो वहां पर। तभी बोलता हूँ स्टडी तो आगे शुरू होगी आपकी, तो जोश में पढ़ना, पूरा होपलेस होकर पढ़ना है, डरने की जरूरत नहीं है। नॉलेज मिलेगी, आप बहुत बड़ी चीजें देखोगे, जानोगे, समझोगे। उसमें आपको हंसी आएगी कि शंकर सर क्या पढ़ाते थे हमें, पर तो हम आज रहे हैं। लेकिन ये शुरुआत है, उसमें आपका सेंस डेवलप हो चुका होगा, तो आप खुद भागोगे इन सब चीजों के पीछे। अभी सेंस डेवलप नहीं है, इसलिए हमें बार बार आपको पुश करना पड़ता है। तो कोई इशू नहीं है। रिडीमेबल और इरिडीमेबल, पढ़ो क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन के पे सुनो ध्यान से, 2 तरह के डिवेंचर होते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर और बेरर डिवेंचर। नोट कर लो, भूल जाओगे, इतने अच्छे नहीं हो तुम। रजिस्टर्ड डिवेंचर और बेरर डिवेंचर। बेरर, हाँ। रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है? कंपनी ने अगर डिवेंचर मान लो अग्रिम को इशू किया, और कंपनी ने अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लिया कि ये वाला डिवेंचर सीरियल नंबर अग्रिम के पास है, ये रजिस्टर्ड डिवेंचर है। उस कागज के टुकड़े बताना कंपनी ने क्या लिख के दिया हुआ है कि हमने लोन लिया है किससे? अग्रिम से, और अग्रिम का नाम मेंशन है, तो इस पर रजिस्टर। अब ये बताओ, जब वापस आएगा अग्रिम पैसा लेने, तो बताओ अग्रिम की जगह कोई और आ सकता है? नहीं। अग्रिम साफ होगा तभी पैसा मिलेगा, वरना कोई और आ गया तो नहीं आया। अब सुनो, देखो तुम्हें दूसरी चीज दिखाता हूं। एक होता है बेरर डिवेंचर। कंपनी ने कागज के टुकड़े पे लिख के दे दिया हमने 50 लाख का लोन लिया, नाम साला किसी का लिखा नहीं, और कागज इशू कर दिया, और ये बोल दिया कि जो भी ये कागज का टुकड़ा लेकर आएगा उसे हम 50 लाख रुपए दे देंगे। अब तुम बताओ ये क्या है? पढ़ तो लिया बेरर डिवेंचर है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं ऐसा हुआ क्यों?
ऐसा कौन सा ड्रामा कंपनी को सूझ रहा था कि कंपनी जिस आदमी से 50 लाख रुपए ले लिया उसका नाम तक नहीं लिखा यहाँ पर? आप सुन, मैं बताता हूँ, पढ़ी लिखी भाषा में बताता हूँ। इसी को डिवेंचर स्टॉक की तरह बेचा खरीदा जाएगा 100 बार मार्केट में। 50 लाख का काम करेगा ये। कितने रुपए लिखे हुए इस पे? 5 साल तक का वैलिड है। बोलो हाँ है ना। अब मान लो मैंने ये हिरजान को पकड़ा दिया कि ये तू ले 50 लाख दे दे मुझे। अब हिरजान मार्केट में बैठा हुआ बंदा है, 5 साल तक इसने 50 लाख। अब इसने क्या करा, किसी आदमी को बोला कि मैंने तेरी पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है? 50 लाख। ये ले 50 लाख पकड़। उसने उसकी पेमेंट करी, ले तू पकड़ 50 लाख, फिर तू पकड़। ये कागज का टुकड़ा घूमेगा मार्केट के अंदर। 50 लाख की वैल्यू रखता है ये वो पैसा है ये जो मोटे लोग खेलते हैं। करोड़ों रुपए के डिवेंचर ऐसे होते हैं, इन्हें पैसे की जरूरत नहीं होती। ये कहां से माल मंगा लेते हैं? करोड़ों रुपए का कैश तो होता नहीं, बिजनेस ट्रांजेक्शन में आता नहीं साला, ये फिर भी माल आया जा रहा है, पेमेंट तो हुई जा रही है। कैसे हो रही पेमेंट? बैंक से जा नहीं रही। इसे बेरर डिवेंचर कहते हैं। बस कंपनी कहती है 5 साल बाद जो आएगा सामने खड़ा हो जाएगा, उससे कहेंगे नाम भर अपना, नाम भरा, ये ले 50 लाख, चल जा। 50 लाख तक 5 साल तक मल्टीपल टर्नओवर करता रहा। ये बेरर डिवेंचर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन। ये क्या है? तो इसे एक होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो डिवेंचर के टाइप पूछेगा वो आपसे, तो जब टाइप पूछे तो ऐसे मत बोल देना कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। अब बेस पे बोलना पड़ेगा। सिक्योरिटी के बेस पे बताओ कितने तरह, दो कौन से हैं? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। इसके बेस पे बताओ। इरिडीमेबल का मैक्सिमम पीरियड 20 साल। 20 साल में वापस कर। अब इरिडीमेबल कुछ नहीं हुआ। ये रजिस्टर्ड और बेरर डिवेंचर। और ये चलो ठीक है। अब आ जाओ, बढ़िया बात पूछ रहा हूं, आपको एग्जाम में दिख जाएगी ये। 20 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम पीरियड 20 ईयर। फिक्स चार्ज और क्या लिखा हुआ है? फ्लोटिंग चार्ज। आपको एग्जाम में दिख जाएगा ये, ठीक है। बता दो क्या होता है। चलो चार्ज तुम एक वो मतलब कोई 5% वाला करते रहोगे कि 10 लाख के डिवेंचर लिए वो 1 लाख, अगले साल 1 लाख, उसके साल फ्लोटिंग में 10 लाख तुमने अगर 1 लाख दिया तो 11 लाख उस पे ब्याज लगेगा, फिर अगले साल 1 लाख 10,000 ब्याज पे ब्याज। अब सुनो ध्यान से। देखो, आपने 50 लाख के डिवेंचर इशू किए। कितने डिवेंचर इशू किए? पूछेगा आपसे गिरवी क्या रखोगे, गिरवी क्या रखोगे। हमने कहा बिल्डिंग। कह रहा है तुम्हारे पास एक ही बिल्डिंग है? कह रहा नहीं, 4 बिल्डिंग है। एक ग्रेटर कैलाश में है, एक कनाट प्लेस में है, एक साउथ दिल्ली में है और एक जमुना पार में है, ईस्ट दिल्ली। 4 बिल्डिंग है हमारे पास। कह रहा कौन सी बिल्डिंग गिरवी रख रहे हो? हमने साउथ दिल्ली वाली गिरवी रखेंगे। साउथ दिल्ली वाली बिल्डिंग गिरवी रख के लोन लिया हमने। कितने रुपए का? कल को अगर लोन नहीं दिया तुमने, डिफॉल्टर हो गए, सारी बिल्डिंगें बिकेंगी या साउथ दिल्ली वाली? साउथ दिल्ली वाली बेचेगा और अपना लोन वसूल कर लेगा। फिक्स चार्ज है ये जो लोन मिला है ना, ये अनसिक्योर्ड लोन नहीं है, ये सिक्योर्ड लोन है। और ये फिक्स चार्ज क्यों है? उसने फिक्स कर दिया है कि इस एसेट्स के ऊपर लोन लिया। अगर ये गया, आपने डिफॉल्ट किया, बताओ सारी एसेट्स को नहीं बेच सकता, वो उसी को बेचेगा जो अगेंस्ट क्या है? फिक्स चार्ज। आ जाओ पढ़ लो। फिक्स चार्ज व्हेन लोन टेकन आफ्टर क्या लिखा है? स्पेसिफिक एसेट्स, ठीक है, ठीक है ना। सच एज क्या लिखा है? बिल्डिंग। जो भी आपने, मैं तो बिल्डिंग का एग्जांपल लिया है, चाहे मशीन रख दे, व्हाटएवर, कुछ भी रखे, वो हमारी कॉल नहीं है। ये होता है फिक्स चार्ज। अब आता है फ्लोटिंग चार्ज। क्या होता है? हमने 50 लाख का लोन ले लिया। चलो एक और लोन उठाते हैं। हमने 100 लाख का लोन ले लिया, 100 लाख का लोन ले लिया। कह रहा बताओ गिरवी क्या रखोगे? गिरवी कुछ नहीं, एसेट्स हैं हमारे पास। हमने नाम बताओ, नाम बताओ। नाम नहीं, हम नहीं बता रहे बस। इसको बोलते हैं बिजनेस एसेट्स गिरवी रख दिए, पर बिजनेस एसेट्स मेंशन नहीं किया आपने। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं कहता हूं बिजनेस एसेट्स मैंने मेंशन नहीं की, तो ये वाली एसेट्स उसमें काउंट होगी? ये वाली काउंट नहीं हो सकती, क्योंकि इस पर तो तुम ऑलरेडी इसको कनेक्ट कर चुके हो। किससे? फिक्स चार्ज से। बाकी तो बची है ना आपकी। तो वो क्या करेगा? अगर तुमने ये वाला लोन डिफॉल्ट कर दिया तो बाकी के एसेट्स बेचेगा वो और अपना लोन क्या कर लेगा? वसूल। अब बाकी के एसेट्स में स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, पर हमने इसमें एसेट्स का नाम मेंशन नहीं किया। इसे बोलते हैं बिजनेस के एसेट्स के आगे। अब बिजनेस में तो बहुत सारी एसेट्स होती हैं। इसे बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। मतलब जब तक उसका पैसा वसूल नहीं होगा तब तक आपके एसेट्स बेचता रहेगा।
एक्सेप्ट फिक्स चार्ज वाली एसेट्स को छोड़ के, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अगेंस्ट प्लेज कर चुके हो आप। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, नहीं भी समझ में आएगा तो एग्जाम में समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? जब वो वहां पूछेगा तो फिक्स तो था, फ्लोटिंग तो कुछ था, तो वो बात करेगा आपसे। ये वही बातें हैं जिन्हें बुक में लिखा गया, लेकिन बच्चा क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा है कि आप पकड़ लोगे पॉइंट उठा के, पढ़ना है या छोड़ना है। और इसी में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ में ना आए तो एग्जाम्पल चिपका देना वहां के वहां। चलिए साहब, डिवेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है? सुनो, डिवेंचर ट्रस्ट डीड ये होती है कि अगर एक कंपनी, जैसे एक कंपनी है वो पब्लिक इशू कर देती है, डिवेंचर इशू कर देती है, राइट? फिर वही बात है, पैसा लेके भाग गई कंपनी, तो हमें लोन दो, हम तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, बहुत अच्छी बात है। लोन दे दिया, उसका आप इंटरेस्ट मांग रहे हो, 1 साल बाद कंपनी गायब, कंपनी कहते घाटा हो गया। कंपनी उस लोन के पैसे का बिजनेस में यूज कर रही है या अपना घर बनवा रही है, ये कौन जानता। इसीलिए जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी को एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करेगी। जो डिवेंचर ट्रस्टी ये देखेंगे कि पब्लिक से जो लोन लिया गया है वो बिजनेस में सही ढंग से यूज हो रहा है, या डिवेंचर होल्डर को उनका सही इंटरेस्ट दिया जा रहा है या। इसलिए डिवेंचर ट्रस्टी के से और कंपनी के बीच में जो डीड साइन होती है उसे डिवेंचर ट्रस्ट डीड कहते हैं। कंपनी इश्यूइंग डिवेंचर टू पब्लिक इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, क्या लिखा हुआ है? ट्रस्टी, ठीक है। एंड क्या लिखा है? एग्जीक्यूट है क्या? ट्रस्टी, ठीक है। इट इज रेस्पॉन्सिबल टू द ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है? डिवेंचर। इसलिए मैंने साथ साथ लिख भी दिया था, मैंने कहा मैं समझाऊंगा तो शायद बच्चों को याद ना रहे, इसलिए याद करना। नेक्स्ट क्या है? कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है बता दो आज। आप ना आज बुक उठा के देख लेना, देखो लिखा क्या है। जो मैं बोलता हूँ वो मतलब सही तो है ही, खैर, लेकिन राइटर वो पढ़ाते नहीं है। इज द सिक्योरिटी गिवन टू द लैंडर इन एडिशन टू द, क्या लिखा हुआ है? और क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी। आपने कोई बिल्डिंग गिर रखी है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं था, फिर उसने और गिर रखी, ये एग्जांपल बुक में भी मेंशन है। तो ये बुक 2 की थ्योरी थी। एनी डाउट किसी को? एजीएम क्या करेंगे? एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर की होती है, वो शेयर होल्डर की होती है बेटे, उसमें शेयर होल्डर आ जाएंगे। देखो इधर, पार्टनरशिप फंडामेंटल बोर नहीं कर रहा आपको, क्योंकि अब आपके थ्योरी या पढ़ लिखे आप लोग हैं। देखो बुक 3 में से थ्योरी ज्यादा नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो पहला चैप्टर ही थ्योरी है। मेन हेड और क्या सब है, ऑपरेटिंग साइकिल, नॉन करंट और करंट कैसे डिसाइड करोगे, एक रिजर्व एंड सरप्लस, 3 टॉपिक में से एक उठाएगा वो, ठीक है ना। और दूसरा आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होते हैं उसके अंदर, इंटरफर्म इंट्राफर्म कंपैरिजन क्या होती है, उसके फिक्स क्वेश्चन है, उसमें तो वो ज्यादा पूछेगा नहीं। कंपेरेटिव कॉमन साइज में से बेचारे ने न्यूमेरिकल उठा लिया 3 नंबर का। रेशो न्यूमेरिकल बेस्ड है, प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट न्यूमेरिकल बेस्ड है। न्यूमेरिकल के बेस पे कोई एमसीक्यू बना ले, जैसे कल आप देख रहे थे टेस्ट में मैंने 1 नंबर का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछ लिया, ऐसे ड्रामा करेगा। तो बुक 3 को हम थ्योरी में काउंट नहीं करते, बुक 2 सबसे ज्यादा थ्योरी में काउंट होती है, ठीक। बुक 1 की बात कर लेते हैं, एक बढ़िया बात कर लेते हैं। सिंपल बात पूछ रहा हूं, क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है? सारे पार्टनर। क्या एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। अब ध्यान रखना, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब वो आपसे ये पूछ लेगा कि पार्टनरशिप एक्ट को एग्जीक्यूट कौन करता है, तो लिखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप 1872। पार्टनरशिप एक्ट में ये बात नहीं पढ़ाई गई, तभी नालायक सुनेंगे नहीं। पार्टनरशिप एक्ट में ये बात कहीं नहीं पढ़ाई गई कि एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनरशिप कहता है कि हम बन नहीं सकता, हमने बना रखा है, सालो उखाड़ लो, हमारा क्या उखाड़ोगे आप।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये आप आगे चल के लॉ पढ़ेंगे, उसमें ये पूरा एक्ट है। उसने ये कहा कि एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता कोई भी। तो अगर वो पार्टनरशिप में है भी तो क्या वो किसी से डील साइन कर सकता है कि मैं तुम्हारे साथ ये ऑर्डर करता हूं? कह रहा सर इसलिए माइनर के बारे में कहा जाता है कि हम उसे एज ए पार्टनर नहीं मानते। आप मान रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि एक्ट ने मना कर दिया इसने कि माइनर को हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की पावर नहीं देते। इसलिए ही कहा गया कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर भी लिया माइनर ने और उसमें लॉस हो गया बिजनेस में, तो लॉस में माइनर का शेयर नहीं होगा, ना वो बियर करेगा। ए बी सी 3 पार्टनर है, 5:3:2 की रेशो है, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट तीनों में बटेगा 5:3:2। शाबाश, 5:3:2 की रेशो है, सी माइनर है, 1 लाख का लॉस हो गया, 5:3 में बटेगा ए में और बी में, सी बियर नहीं करेगा। अब देख लेना ये बात, ठीक है, एमसीक्यू में उठा लेगा। चलिए साहब, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं और मैक्सिमम? एक कहानी सुनो आप पहले, एक सेक्शन लिखो 464। ठीक है, आओ सुनो, सेक्शन लिखो 464। अब होता है क्या है कि हम अपने यहां इंडियन गवर्नमेंट को पावर दे देते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये पावर दी, एम्पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लॉ का वर्ड है, मैंने पावर टू इसलिए कहा कि तुम्हें याद रहेगा, ठीक है ना, वरना सही वर्ड है सेक्शन 464, एम्पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को यह कहा गया कि पार्टनर्स रोज आके रोते हैं। अच्छा, रोते क्यों है? सुनो, कंपनी बना के ही फ्रॉड होते हैं इंडिया में। क्यों? कह रहे सर एक रूल है, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेक्शन 48 के ऊपर। रूल ये है कि अगर मान लो आप अकेले बिजनेस करते हो या आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, अकेले बिजनेस करते हो या, और लॉस हो गया बिजनेस में, बताओ वो लॉस वसूल करने के लिए क्या वो आपके घर तक आ सकता है? मान लो बैंक से लोन लिया आपने, बिजनेस के लिए लोन लिया, आप लोन वापस नहीं कर पाए, आपने कहा भाई बिजनेस बचा ही नहीं, जाओ कर लो क्या करोगे हमारा, क्या बैंक आपके घर तक आ सकता है? करा आ जाएगा आपके घर तक और आपके घर की प्रॉपर्टी बिकवा देगा। हमने कहा यार घर थोड़ना, हम बिजनेस कर रहे थे, हमारा घर थोड़ना करना था। कह रहा इंडिविजुअल और पार्टनरशिप में ये घाटा है। हमने कहा हम कंपनी बना के बिजनेस कर रहे हैं, तो कह रहा तो घर तक नहीं पहुंचेगा, तो जो बिजनेस के एसेट्स है उसी को हाथ लगाएगा, और बिजनेस में एसेट्स मिल गई तो ठीक, वरना अपने घर वापस। बैंक होगा, सोचा मेरी किस्मत ही खराब थी, लॉस हो गया, मैं क्या करूं? क्या बेशक आप बैंक के आगे घूम रहे हो, ओ बेटा मैंने तेरा लोन मांगा है, कंपनी बनाई थी, उखाड़ ले, मेरे क्या उखाड़ेगा? इसीलिए कंपनी बना के लोग बाहर भाग जाते हैं। बड़े बड़े आपने देखा होगा बिजनेसमैन के नाम, पैसा लिया लोन, जाओ ठीक। चलो आप कहानी सुनो, आंसर क्या है। इंडिया में कंपनी बनाने की होड़ लग गई, हम तो कंपनी बना के बिजनेस करेंगे। हम, आप देखो लक्ष्मी नगर जाके देखो, आप चेक करो, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लिखा हुआ है कि दिस प्राइवेट लिमिटेड, दिस प्राइवेट लिमिटेड। अरे क्यों कंपनी बना, अकेले कर लेते? तो कहते सर अकेले में धंधा संभलता नहीं, मोटा काम करना है तो ये करना पड़ेगा। तो हुआ ये कि पूछा गया कि कंपनी बनाओगे तो जरा बताना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने, मैक्सिमम मेंबर कितने? प्राइवेट लिमिटेड बताओ, सारा नलायक हो, प्राइवेट 200 मेंबर तक बना सकते हो आप। तो लोग क्या करते थे, कंपनी के पीछे भागे, कंपनी का काम बढ़ गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट, उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये कंपनी कागजों में दिख रही है, बस कर कुछ रही नहीं है। तब गवर्नमेंट को कहा गया कि आप मैक्सिमम नंबर लिमिट जो थी पहले 10 थी, कितनी थी? 10। तो उन्होंने कहा आप 10 पार्टनर से ऊपर बनाने नहीं थे, इन्हें चाहिए मोटा पैसा, मोटा पैसे के लिए लोग चाहिए होते हैं, लोग पार्टनरशिप में आएंगे नहीं, वो कंपनी में ही आ सकते हैं, तो आप कुछ चेंज करो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम क्या करें? तो पावर दी सेक्शन 464 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप चाहें तो पार्टनर्स की लिमिट मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 100, आप चाहें तो। अब ये आपके ऊपर है, आपको कितनी करनी है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सेक्शन ने पावर दी, तो मैंने पहले बोला कि हमारे यहां क्या होता है कि शोर मच जाता है, अपोजिशन का ही काम है बकवास, अपोजिशन का ही काम है क्या करना कि बकवास हो जी आप। तब गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया, रूल 10, बाय मिसलेनियस रूल 2014,
2014 में रूल आया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अभी जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो 100 नहीं कर रहे, वो कितना कर रहे हैं, 50। इसका बेनिफिट ये है कि अगर फ्यूचर में चाहे गवर्नमेंट तो बताओ ये लिमिट बढ़ा सकती है, लेकिन बताना लिमिट कहां तक बढ़ा सकती है। 100 से ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर नहीं है। अगर 100 से ऊपर अगर कल को गवर्नमेंट जाना चाहेगी तो फिर दोबारा पार्लियामेंट में बहस होगी जाके, फिर ये नया एक्ट आएगा तब जाके कुछ होगा। तो पूरी बात सुन लो आप। कई बच्चे बड़ी जल्दी 100 बोलते हैं, कई सैंपल पेपर में भी 100 लिखा हुआ है, वो साला वो 100 क्या लिख रहा है ये सुन लो आप, कि अगर 2000 इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पूछोगे तो लिमिट कितनी है, 100। पर ये एग्जीक्यूट नहीं है आज की डेट में। अगर कोई मैं 100 कहे मैं पार्टनर रखूंगा, अलाउड नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में ये है, एग्जीक्यूशन में भी कितना है, 50। किस रूल 10 के हिसाब से, ये ध्यान रखना एक बार आप। मिसलेनियस रूल 2014। अच्छा ये बताओ, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? हम्म सेक्शन 16 देखो इधर, सेक्शन 16 पे बात कर रहा हूं। एक मिनट, ध्यान सुनो। इसके बाद सेक्शन 37, 48 क्लास खत्म। पेशेंस रखो आप लोग, क्लियर? आपके लिए ही मैं यहां खड़ा हूं। मैं चाहता तो पीडीएफ फॉर्म में भी दे देता, वो अभी भी आप मुझसे मांगोगे पीडीएफ दे दो सर, ठीक। पीडीएफ से पढ़ना होता तो आप यहां बैठे ही नहीं होते। पीडीएफ से अगर आपको पढ़ के बात दिमाग में घुस जाती ना तो आप यहां बैठे ही नहीं होते, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ के उसे मेमोराइज करना और मेरी बातें सुन के रूम में वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाना, फर्क है। इसलिए एक्सप्लेनेशन जरूरी हो जाती है। सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो बोल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि ए बी सी 3 पार्टनर है। ध्यान से सुन लेना, नहीं तो सुन लो तो अच्छी बात है। एग्जाम में आ गया तो मुझे दुआएं दोगे अगर सही लिख के आए, और एग्जाम में आ गया तो अपने आप को भी गाली दोगे कि सर ने पढ़ाया भी था, बताया भी था, कम वक्त मैंने सुना नहीं था इसलिए मैं भूल गया, फिर खुद को गालियां दोगे। और अगर मान लो कि बच्चा कह रहा है कि सर अभी क्लास में मान लो कि सो गया है, किसी को झपकी लग गई, किसी को दुनिया की याद आ रही है, कोई सो रहा है, अब तो सब बर्बाद हो ही चुका है, मैं ही क्या उखाड़ लूंगा एक दिन में, ठीक है। अगर कोई ऐसी बातों से लगा हुआ है तो ऐसा बच्चा फिर क्या करेगा, अपने कोसेगा अपने आप को कि साले मैं क्या करूं, जो कि इंडियन की आदत है किस्मत कोसने की। इंडियंस बड़ी जल्दी ब्लेम गेम खेलते हैं, बहुत जल्दी ब्लेम गेम खेलते हैं इंडियंस। सारी जिंदगी बिताते हैं इस काम के अंदर कि यह साबित करने में कि हम तो सही थे, हालात ही क्या थे, खराब। ये इंडियंस के लिए बड़ा इजी है, ये साले अपने कभी माइनस पॉइंट देखते ही नहीं। इसलिए बेस्ट पार्ट तो यही कहता है कि आप एग्जीक्यूशन मोड में आ जाओ तो बड़ी जल्दी हो जाएगा कुछ ना कुछ। ए बी सी 3 पार्टनर है, सुनो ध्यान से। बी ने क्या करा, इनकी फर्म का नाम है एबीसी एंड एसोसिएट्स, राइट। बी ने फर्म का नाम यूज करके प्राइवेटली 10 लाख रुपए कमा लिए। नाम फर्म का यूज किया, 10 लाख कमा लिए, और इन्हें नहीं बताया, ए और सी को, चुपचाप अपने घर ले गया। सेक्शन 16 इसी की बात करता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये बताओ, अगर इन्हें पता चल गया तो क्या इनके पास ये राइट है कि वो इस प्रॉफिट में हिस्सा मांगे? काम इसने किया, मेहनत इसकी, सब कुछ इसका था, पता चल गया तो सेक्शन 16 कहता है यस इनका राइट है, ये इस प्रॉफिट में क्या ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। ये बात तो सबने बोल दी।
कह रहे सर अब कहानी में ट्विस्ट है क्या, कि इन महाशय ने काम तो किया लेकिन उसमें 10 लाख का क्या हो गया। अब ये दोनों बियर करेंगे। अब यहां इमोशनल बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में सोचेगा यहां तक तो सुना था मैंने कि प्रॉफिट होगा तो बियर करेंगे, प्रॉफिट में बियर करेंगे तो लॉस में भी बियर करेंगे, खत्म होगी बात। नहीं करेंगे। प्राइवेट सेक्शन 16 सिक्योर करता है। चलिए, $10 लाख नहीं शेयर देगा, अपना हिस्सा तो रखेगा। चलिए, एक वर्ड है टाइप ऑफ पार्टनर। चलो बता दो एक्टिव पार्टनर कौन है, जो रोज आ रहा है काम धंधा कर रहा है। चलो बताओ इनएक्टिव पार्टनर कौन है। कीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, इनएक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। सुनो जरा, ये ऐसा पार्टनर होता है जो बिजनेस को सिर्फ अपना नाम प्रोवाइड करा देता है, ये अपनी कैपिटल देता है पर कहेगा मैं आऊंगा नहीं। हमारी इंडिया के जैसे सारे नेता सब बिजनेस कर रहे हैं और कभी दुकान पे बैठे दिखे आपको, पैसा लगा हुआ उनका। बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, मैं बोलता ही नहीं, ठीक है। थर्ड लिखो, लिमिटेड पार्टनर। बताओ, जो ये कह देता है कि मैं पार्टनर तो हूं लेकिन मैं 10 लाख तक का ही पार्टनर हूं, यानी कि अगर बिजनेस में 10 लाख तक का लॉस हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है, अगर 10 से ऊपर 15 का लॉस हो गया, जो 5 लाख का ऊपर हुआ उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लिमिटेड पार्टनर बोलते हैं इसको। चलो नॉमिनल पार्टनर बता दो। अलाउ हिज नेम टू फर्म, ये अपना नाम फर्म को देते हैं कि आप हमारा नाम यूज कर सकते हो, ना हम पैसा लगाएंगे ना हम बिजनेस में आएंगे, बस आप हमारा नाम यूज कर। जैसे मैं कहूं कि सलमान खान मेरे कोचिंग सेंटर का पार्टनर है, ठीक है, तो सलमान खान आके यहां पढ़ाएगा, पैसा लगाएगा, बस उसने कहा आप नाम यूज कर लो चलो। ये नॉमिनल दिखावे का पार्टनर है बस, ये और कुछ नहीं, ऐसे बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। ठीक, कुछ नहीं लेता ये, अभी तो नॉमिनल है। हेलो, कैसा हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन आ रही, निकल आता था। एक बार पीडीएफ बना के भेजियो मेरे को एक बार, है मैं अभी क्लास में हूँ 12th का, फिर तुझे कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। देखो सर, वैसे अभी तुम लोग जब यहाँ चले जाओगे, हर साल ये कहानी होती है तुम्हारे, वैसे तो मैं डांटता रहता हूँ तुम्हारे को, पर हर साल तुम्हारे जाने के बाद मैं अभी इस रूम में आज बैठूंगा बड़ा उदास हो जाऊंगा। हर साल की कहानी है, क्योंकि बच्चों की शक्लें मेरे सामने ऐसे आती है खट खट करके आगे, दिमाग के आगे। ठीक, देखो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं किस किस को मिस करूंगा, नहीं देखो हर बार होता है। देखो जैसे आप लोग मेरे साथ 11th में जब आए थे, 12th में, तो कई बच्चों के साथ ना हम मतलब बॉन्डिंग बनाते हैं, मतलब ऐसा सोचते हैं इंटरनल, ये मैं फीलिंग आज से शेयर कर रहा हूँ कि लास्ट क्लास है, कि हम सोचते हैं कि इसे तो 12th में टॉप कराएंगे, इस ग्रुप को तो ऊपर लेके जाऊंगा मैं, इसको तो आगे बढ़ाऊंगा, तो हम उनके पीछे भी पड़ते हैं कई बार। और ऐसे में कई बार होता है क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है तो फिर उन बच्चों से कई बार हम मिसबिहेव भी कर देते हैं, कई बार उन्हें डांट भी देते हैं, कई बार उनके साथ ऊट पटांग, कई बार अपने अपने बॉडी लैंग्वेज से नाराजगी दिखाते हैं कई बार कि भाई हम ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है ना। लेकिन बाद में लगता है जैसे हर साल ऐसा होता है, जब मैं पहली बार
कोचिंग प्रोफेशन में आया था, पहली बार टीचिंग लाइन में जब मैं आया था, तो एक दो बच्चे पढ़ाता, वो भी उसमें कॉलेज के होते थे, तो भैया भैया कह के पीछे पड़ जाते थे। तो उसके बाद क्या वो ग्रुप बन गए बड़े बड़े। अच्छा, एक टाइम ऐसा था कि मेरे में उनमें ज्यादा फर्क ही नहीं था। कई बार क्लास में कोई आगे घुस जाए तो पहचान नहीं पाता था कौन स्टूडेंट है कौन टीचर है। तो उस टाइम से ये माहौल था, तब थोड़ा सा लगते थे, फिट रहते थे। तो हुआ क्या कि कॉलेज में जब बच्चे चले गए ना एक बार, तो मैं एक बार बड़ा इमोशनल हो गया। इवन कल मैं रो ही पड़ा, इमोशनल तो मैं शुरू से था। तो मैं रो क्यों पड़ा, मैं कहा यार ये अब कभी नहीं दिखेंगे मेरे को, अभी अपनी जिंदगी जिएंगे इनके साथ। वो जो आराम से मतलब डिस्कशन होता था कॉलेज के साथ थोड़ा ज्यादा हो जाता था। अब वो क्या हुआ कि बीच में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आया बीच में कि नहीं यार ये तो हर साल की कहानी है। हर साल मैं अपने आप को समझाता हूं कि नहीं इस साल नहीं है, ठीक है यार तो रूटीन है। लेकिन बाद में जैसे अभी आप सब लोग चले जाओगे शाम के टाइम, अभी तो नहीं क्योंकि अभी तो मैं बिजी रहूंगा बहुत, तो दिमाग सोचने को मिलेगा ही नहीं। अभी शोर शराबा मचेगा, कोई रोता हुआ आएगा, किसी के आंसू आने लग जाएंगे, कोई कुछ करेगा, कुछ ड्रामा करेगा, सब होगा अभी यार, ठीक है ना। तो जब वो सब हो जाता है ना, उसके बाद जब बच्चे चले जाते हैं तो मैं ये सोचता हूं कि यार अभी अपनी जिंदगी लाइफ जिएंगे। अब जैसे कि बच्चों का स्क्रबल डे हुआ, कोई फोटो शेयर कर रहा है, कोई पिकनिक पे गया दिखा रहा है देखो ये, और फिर जब सब चला तो मुझे लगता है कि अभी कभी इनसे मेरी मुलाकात अब दोबारा कभी नहीं होगी। अब होगी भी तो हेलो बस, अभी मुझे क्यों याद करेंगे। वही जो चीज मैं फीलिंग लेके चलता हूं ना, वो नेक्स्ट ईयर में कोशिश करता हूं कि इनको वो दे दूं कि फ्यूचर में अगर ये मुझे कभी याद करें तो पॉजिटिव सेंस में करें, नेगेटिव सेंस में ना करें। ये डर बना रहता है मेरे अंदर पूरे साल कि कभी कोई ये ना बोले एक जिंदगी किसी मोड़ पे कि यार शैलेंद्र सर अगर ऐसा कर देते ना तो साला मेरा रिजल्ट कुछ और होता। हम पूरी कोशिश करते हैं, कई बार कोशिश करते हैं, देखो कई बार सक्सेस भी हो सकते हैं, अनसक्सेस भी हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं अपनी तरफ से स्टेप पूरे लेता हूं, कोशिश पूरी करता हूं कि भाई ये स्टूडेंट कोई चोट ना खाए बेचारा, इसे झटका ना लगे आगे जाके कि यार मैंने तो अपनी लाइफ के बारे में सोचा। तो मुझे नोक तो करते रहते हैं पूरे साल कि अलर्ट रहे अलर्ट रहे। और यकीन मानिए आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें आए भी हैं जितने सारे, और जो नहीं भी आए, ऐसा नहीं कि जो आए मैं उन्हीं के बारे में बोलूं, ऐसा नहीं, सबके अपना प्रिपरेशन करने का तरीका सही होता है। तो मैं एक बात तो मानता हूं आप लोग से, आप सबसे एक बात बोलूंगा कि भरोसा करो अपने आप पर, किसी पे मत करो। ये मेरा लास्ट लेसन है आप लोगों के लिए। लाइफ में अगर सबसे कॉन्फिडेंट अगर कोई हो सकता है, आप खुद ही हो सकते हो। और अगर आपको कोई वेल मोटिवेट कर सकता है, वो आप खुद ही कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, ठीक है, ये बकवास बात है, ये दरवाजा खुलेगा, मोटिवेशन भी बाहर, आप भी बाहर। वो यहां नहीं बैठेगी, वो यहां सेट नहीं होगी। आज देखो आप अगर थोड़ा सा मेरा ही एग्जांपल देख लो आप, तो डेली मैं अपने आप को समझाता हूं और डेली अपने आप से मेरी फाइट होती है कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। वजह कोई भी हो सकती है, मेरी भी अपनी फाइट है, मैं कभी भी, और ये मेरे से अब से नहीं है, ये मेरे से उस टाइम से है जब मैं सीए कर रहा था, उस समय भी मैंने बहुत सी नेगेटिव चीजें झेली थी। बस कुछ ऐसा था, क्या मोटिवेशन के नाम पे क्या नहीं होता, सब लोगों को देखते हैं सबको देखा, लेकिन उस समय भी ऐसा था कि लगता था कि नहीं गेम हार गए। बट जब भी फीलिंग आई, भगवान में पूरा भरोसा रखा कि नहीं वो हारने नहीं देगा। और उसके लिए जरूरी था कि मेरा चलना, अगर मैं चलना चाहता हूं तो हाथ पकड़ के भगवान खींच लेता है, ये तो कंफर्म है। लेकिन कोई चलना ही नहीं चाह रहा तो वो हाथ पकड़ के खींचेगा क्या, फिर तो घसीटेगा आपको, और घसीट के कहां तक घसीट लेगा। इसलिए बेस्ट पार्ट है कि पहला स्टेप हमें लेना होता है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट यहां बैठे हैं, मैं फिर बोलूंगा किसी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं कि वो होशियार है वो नालायक है। आप सिर्फ ये देखो कि अगर मेरी दुनिया है, वो आपने सुना है वो क्या बोलते हैं, हमसे है जमाना जमाने से हम नहीं, ठीक है ना, उसका मतलब भी समझ लो आप, क्योंकि आपने बोला तो शायद नहीं क्या सुना कितनी बार होगा। एक बात बताओ, अगर मैं हूं और आज मैं मर जाऊं तो ये बताओ कि कोई वैल्यू है किस चीज की, खत्म मेरे साथ सब कुछ। तो ये जितनी भी दुनिया दिख रही है चमक दमक की, ये मेरे होने से है दुनिया चमक दमक की। होशियार दिख रहा है मुझे, मैं देख रहा हूं तो दिख रहा है ना होशियार, मैं ही खत्म हो गया तो होशियार क्या कर लेगा साला मेरा। और मैं नालायक को देख रहा हूं तो मैं हूं तो मेरे को नालायक दिख रहा है ना, मैं ना हो तो नालायक भी नहीं दिखेगा मुझे। इसलिए क्या है कि जो विजन नहीं, विजन जो हमें चाहिए ना, वो विजन हमसे ही है, हमारा सोचने का ढंग है। आप जितने भी बच्चे कल एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, अगर वो अपने आप को मेजर करते हैं, वो कहते हैं मैं हूं इस समय, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं देखूंगा पेपर, साला मेरे बस का, मैं क्या करूंगा, मैं करके आऊंगा कुछ ना कुछ। जिद पकड़ लो आप। जैसे एक बार मैं सीए फाइनल के पेपर में बैठ गया, उस समय मैं फाइनल में था नहीं, तो क्या हुआ कि उसमें ना ऐसे पेपर हुआ करते थे, अपने वो बंद हो गए कि पहले आप ट्रायल पेपर दो, अगर उसमें पास हो गए तो हम आपको फाइनल के पेपर में बैठने देंगे। ऐसे ट्रायल पेपर होते थे पहले। तो मैं बैठ गया, मुझे कुछ तैयारी वैयारी मेरी थी नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं था उस पेपर में, ना मैंने प्रिपरेशन की थी। लेकिन आप ये सोचो कि उसमें कॉन्फिडेंट जज्बा इतना हाई होता था मेरा कि पेन तो चलाऊंगा और 3 घंटे चलाऊंगा पेन,
पेन तो चलाऊंगा मैं, और कितने घंटे चलाऊंगा, मुझे जो लिखना है मैं लिखूंगा। और आपको एक प्रैक्टिकल बताऊं, अभी नमन के साथ हुआ ऐसा। नमन के फाइल पेपर में ऑडिट का पेपर आया, टफेस्ट पेपर था वो, जिसमें नमन पास हुआ। तो नमन ने बोला कि मैं 3 घंटे अब आ तो गया ही हूं, खाली तो बैठा हुआ नहीं, मैं पढ़ के आया हूं, कुछ जो मुझे आता है मैं वही बताऊंगा एग्जामिनर को। और एक सेंसिबल गाइड में पढ़ने का ये फायदा होता है कि उसे गाइडेंस पता होती है। उसने कहा मैं 3 घंटे खाली क्यों बैठूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा साला, अब आ गया तो कुछ तो करके जाऊंगा। और उसने 3 घंटे में वो लिखा, और उसने मुझे बाहर आके पता क्या बोला, कह रहा पापा पेपर कैसा हुआ ये मुझसे मत पूछना, पर साला एग्जामिनर मुझे अनपढ़ नहीं मान सकता, ये कंफर्म है। वो ये नहीं कह सकता इस बच्चे को नॉलेज नहीं है, पास हो गया। ये तुम्हें करना है कल के पेपर में, कि कहीं भी अगर आपको लगे ना कॉन्फिडेंस जा रहा है हाथ से, तो साले तुम हो तो पेपर है, पेपर है इसलिए तुम नहीं हो, तुम गए हो वहां पर इसलिए पेपर है, तुम अटेम्प्ट कर रहे हो इसलिए पेपर है। इसलिए कल के पेपर में ध्यान रखना कि कहीं कहीं मैं हर तरह के बच्चे से बात कर रहा हूं, जो होशियार है उससे इसलिए बात कर रहा हूं, उसका 1 नंबर कटने पर उसे उतना लो दुख होगा जितना नालायक बच्चे को 10 कटने पे भी नहीं होगा। उसका 1 जाएगा ना, वो साला रोएगा कि मेरा 1 चला गया, 10 लगेगा, चल कोई नहीं यार, जहां 70 आ रहे थे 60 वाला बोल देगा क्या, जहां 60 आ रहे थे 50 वाला क्या 40, बोलेगा पास तो हूं ना। दोनों का डर सेम है, यहां पे ध्यान रखना इस बात का। एक नंबर की फाइट होती है, हर तरह के लेवल के बच्चे की अपनी अपनी मंजिल सेट कर रही है। एक ने स्टैंडर्ड यहां सेट कर रखा है, एक ने स्टैंडर्ड यहां सेट कर रखा है। जब यहां वाले को अपना स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा वो भी रोएगा, और जब यहां वाले को मिलेगा वो भी रोएगा, रोएंगे तो दोनों ही। लेकिन दोनों को एक बात सोचनी है, नहीं फाइट अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए अलर्ट मोड और एग्जीक्यूशन मोड बहुत जरूरी है आपके अंदर। इसलिए जो मैं कई बच्चों को देख रहा हूं ना, लो पे आ जाता है, एकदम एनर्जी लेवल लो कर देते हैं, बॉडी लैंग्वेज लो कर देते हैं ना, मत करो। बेशक खाली घूमो सड़क पे, आज आप बेशक खाली घूमो, बोर्ड पे लिखा हुआ अच्छा शर्मा एंड कंपनी, नाइस, ठीक है ना, वर्मा एंड कंपनी, वेरी गुड, लेकिन अपने आप को लो पे मत लाओ, क्योंकि लो पे इस समय लाना मतलब कल इंपैक्ट दिख जाएगा उसका एग्जाम में। कोई आपसे कह रहा है ये वाला क्वेश्चन आता है, कह रहा नहीं आता, सोचना भी नहीं। किसी को नॉलेज नहीं दिखाओ अपनी, जो बाहर जाके झाड़ोगा तो भी नॉलेज किसी, और ना किसी क्वेश्चन सुनो। आप ये मान के चलो पूरी दुनिया, मान के चलने की जरूरत नहीं, सच भी यही है कि पूरी दुनिया आप ही हो। आप खत्म, दुनिया क्या खत्म, अगर आप खत्म दुनिया भी खत्म। इसलिए मैं एक बात समझा रहा हूं कि आराम से ना जो चीजें मैं इसमें बढ़ा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, उन्हें देख लो, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें ही कल आपको एग्जाम में दिख जाएंगी। हर चीज में बोल नहीं सकता, ठीक है, समझा सकता हूं, समझा रहा हूं। अब एक बात समझो, एक पार्टनर का नाम लिख रहा हूं, पार्टनर बाय स्टॉपल, लिखो। बताओ ये कौन सा पार्टनर होता? इसको देख के तो वो याद आ गया मेरे को, 3 इडियट वाला, है ना, हाँ वो सीन याद आ गया, अप डाउन अप डाउन। चलो ज्यादा परेशान नहीं कर रहा आपको। सेक्शन 37, अब मुझे बताओ सेक्शन 37 क्या कहता है। अब एक बात, पहली बात, सेक्शन 37 रिटायरमेंट और डेथ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कि अगर आप किसी पार्टनर को उसका पैसा नहीं दे पाते, या उसके एग्जीक्यूटर को आप उसका पैसा नहीं दे पाते, और आप ये कहते हो कि मैं लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दूंगा, तो उसका क्या होगा, उस पैसे का क्या होगा? उस पैसे का क्या होगा इसके ऊपर लिखो फर्स्ट प्रेफरेंस, लिखो पार्टनरशिप डीड। अब ध्यान से लिखो, सेक्शन 37 ये कहता है कि अगर आप किसी पार्टनर को पैसा नहीं दे पाते तो डीड पड़ी जाएगी पहले। अब डीड में ही लिखा हुआ है कि हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे 15% पर एनम, तो 15 ही मिलेगा। डीड में लिखा है कि हम उसको शेयर इन प्रॉफिट देंगे, तो शेयर इन क्या मिलेगा, प्रॉफिट ही मिलेगा। लेकिन पॉइंट यह है कि अगर डीड में कुछ लिखा ही नहीं तो ये रूल है, ध्यान रखना, पहली प्रेफरेंस उसको देगा। अगर डीड नहीं है तो लिखो सेकंड प्रेफरेंस।
सेकंड प्रेफरेंस में वो ये बात कहता है कि जो लोन का ऊपर आपने पैसा रखे, या तो उसके ऊपर आप 6% पर एनम क्या दोगे, इंटरेस्ट, या फिर उसको शेयर इन प्रॉफिट, विच एवर इज हायर। हालांकि विच एवर इज हायर वाली बात मैंने बोली है, एक्ट में इसमें लिखा नहीं है, लेकिन रूल वही है कि जो हायर होगा वो वही क्लेम करेगा, कम वाला क्यों क्लेम करेगा वो। 6% पर एनम का इंटरेस्ट या शेयर इन प्रॉफिट विच एवर इज हायर। बोलो क्लियर पॉइंट। अब इसमें न्यूमेरिकल है ना, 1 मार्कर आएगा, कैसे आएगा, आप 2 मिनट मुझे टाइम दे देना बस। इधर देखो, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, पेन चलाओ धीरे धीरे, लिखो ABC 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, और पेशेंस रखो, ज्यादा आपका टाइम नहीं खाऊंगा, इसका सिर्फ सेक्शन 48 डिफाइन करूंगा, क्या आप सुनने के मूड में नहीं हो, लेकिन ठीक है, इसलिए मैं कोई बच्चा परेशान हो जाए उससे पहले उसे राइट मूवमेंट पे उसे इतना कर दो, इतनी बहुत है थ्योरी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। ABC 3 पार्टनर है, राइट। अब आप ऐसे लिखो कि बी की डेथ हो गई या बी रिटायर हो गया, और रिटायरमेंट की डेट लिखो आप, चलो पहले रिटायरमेंट की डेट इजी लेते हैं, लिखो 1 अप्रैल 2017। जो बच्चे थोड़े होपलेस हो रहे हैं मैं उनसे फिर बोलूंगा बातचीत ना करें, समझ लें, आएगा एग्जाम में, पर वहां जाकर रोने का कोई फायदा नहीं है। 1 अप्रैल 2017 को मैंने इसे जानबूझ के रिटायर किया, फायदा क्या है, कह रहा सर इसी डेट की बैलेंस शीट होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या बोलते हैं, क्लोज। अगर मान लो 1 अप्रैल 2017 की जगह 31 मार्च 2017 लिख दे तो भी एक ही बात है, एक रात का ही फर्क है, 31 मार्च 2017 के 12 बजे के बाद वो 1 अप्रैल बन गई थी, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या लिखें, कह रहे सर हुआ ये कि उसका फाइनल अमाउंट ड्यू ये बनता है 3 लाख रुपए, फाइनल अमाउंट ड्यू कितना बनता है, 3 लाख रुपए, और फर्म ने 17-18 में जो प्रॉफिट कमाया वो 2,40,000 रुपए कमाया। एज कैपिटल 5 लाख रुपए है, सीज कैपिटल 2 लाख रुपए। एक बार क्वेश्चन आराम से समझ लें, सिचुएशन क्या बनाई है उसने, 3 पार्टनर है, तीनों की कैपिटल बता रहा है, ए की इतनी, बी तो अब रिटायर हो गया तो उसकी कैपिटल ही है 3 लाख रुपए फाइनल अमाउंट ड्यू, सी की कैपिटल इतनी है, 1 अप्रैल को जानबूझ के रिटायर किया है, फर्म का प्रॉफिट कितना है 2,40,000 और ये बनता है। अब आपसे वो ये पूछेगा कि बताओ सेक्शन 37 के हिसाब से इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। अब सुनो, सेक्शन 37 के हिसाब से इसकी क्या ट्रीटमेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा गया तो हम सेकंड प्रेफरेंस पे आएंगे। सेकंड प्रेफरेंस कहती है कि जितना उसका अमाउंट है तुमने यही लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा, फाइनल अमाउंट ड्यू। तो एक ऑप्शन ये लिखो, ऑप्शन 1, कि इस लोन के ऊपर हम उसे इंटरेस्ट देंगे 6% पर एनम, और पूरे 12 महीने का क्यों लगाया बताओ, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं, इसलिए ये डेट इजी रखी मैंने, अप्रैल को रिटायर किया ना मैंने, बोलो, और ये प्रॉफिट मैंने किस साल में कमाया, 17-18, यानी पूरे 12 महीने का प्रॉफिट है, तो वो पूरे इंटरेस्ट जिस दिन होगा उसी दिन इंटरेस्ट दोगे, 1 साल बाद दोगे, तो 31 मार्च 2018 12/12 लिखा है जान पूछ के, यानी कि तुम अच्छी तरह समझने वाले हो। मैं अगले क्वेश्चन में 1 अप्रैल को रिटायर नहीं करने वाला, अगर मैंने वो रिटायर कर दिया 1 जुलाई को तो बताओ तब भी 12/12 होगा। अलर्ट रहना यहां पर एग्जाम में, यहां अलर्ट रहना कि 12 पूरे 12 महीने का मिलेगा या नहीं। अच्छा चलो इसे सॉल्व करें तो बताओ कितना इंटरेस्ट बनता है, 18,000। वेरी गुड, ठीक है। ऑप्शन 2 लिखो आप, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 देखो क्या कहता है, शेयर इन प्रॉफिट, वो निकालना नहीं आता के बच्चों को। आप बताओ कितना प्रॉफिट कमाया है, अच्छा लिखो 2,40,000। अब ये बताओ तुमने उसका पैसा वापस किया है या ये पैसा लोन अकाउंट में डाल दिया, इसका मतलब तुम उसका पैसा बिजनेस में यूज कर रहे थे, बोलो हाँ है ना। बताओ कितना पैसा बिजनेस में यूज हुआ, इसने कितना किया 5, इसका कितना 3, इसका कितना, टोटल कैपिटल कितनी थी 10 लाख रुपए बिजनेस में यूज करके तुमने ये प्रॉफिट कमाया, बोलो हाँ है ना।
10 लाख रुपए कैपिटल लगा के 2,40,000 रुपए कमाए। अब बताओ बी की कैपिटल कितनी थी? बी कह रहा है 3 लाख पे मुझे मेरा शेयर दो, 3 लाख 20 कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो उठा के। अभी इसे सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 72। बोलो। अब बताओ सेक्शन 37 क्या कहता है? ये अमाउंट लेगा पार्टनर या ये लेगा? हाँ, ध्यान से पढ़ लो, आएगा एग्जाम में, दिखेगा आपको एग्जाम में एकदम। नहीं नहीं, ऑलरेडी कैपिटल उसी के लिए ना, आपने 1/3 थोड़ा ना करोगे आप, ना 1/3 ऑलरेडी उसी कैपिटल का हिस्से का प्रॉफिट दे रहे हो आप उसको। यानी कि एक तरह का ये प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बटा। पीएसआर में क्यों नहीं बटा? क्योंकि पार्टनर नहीं ना आपका। अब प्रॉफिट रिटायर होने के बाद वो आपका पार्टनर है तो प्रॉफिट शेयर रेशियो खत्म होगी ना बेटे, इसलिए यहां पे पीएसआर का इस्तेमाल नहीं करना। ये क्वेश्चन इजी था। कहानी इजी क्यों था? क्योंकि मैंने डेट कौन सी ली है। अब ड्रामेबाज बनाऊंगा, पहले देख लो इसमें कोई बच्चे को डाउट तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये तो हम उसको दे रहे हैं ना बेटे प्रॉफिट में शेयर, ये तो सिर्फ उसका शेयर है जो हम उसको देंगे। बाकी के तो जो एक्चुअल प्रॉफिट उनको हुआ होगा उस हिसाब से अपना हिसाब किताब करेंगे। क्लियर है? अब अलग सेक्शन 37 अलग से ट्रीट कर लेगा। मिक्स भी करते तो ट्रीटमेंट थ्योरी में पूछ लेगा। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। अरे नलायको, अगर मैं यहां बोल दूं उसकी डेथ हो गई तो रोने तो नहीं लग जाओगे? अरे मर गया, मरने पे तो रोना बनता, ठीक है ना? ऐसे मत करना ना, सेम ट्रीटमेंट डेथ में भी यही हो जाती है फिर, ठीक है? एग्जीक्यूटर में चला जाता है। लिखो ए बी सी, ए बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है? अब बी जो रिटायर हुआ है वो 1 जुलाई को लिखो, 1 जुलाई 2017 को हुआ है। फाइनल अमाउंट ड्यू 3 लाख रुपए बनता है। एज कैपिटल 5 लाख, सीज कैपिटल 2 लाख। एज कैपिटल 5 लाख, सीज कैपिटल 2 लाख। अब लिखो 17-18 का जो प्रॉफिट हुआ है वो 2,40,000 रुपए हुआ है, 2,40,000। सेक्शन 37 के हिसाब से आपको बताना है कि क्या ट्रीटमेंट होगी, ठीक है? अब पेन मैं चलाऊंगा, अब आप देखना, बात को तसल्ली से समझते हैं। कोई बच्चा मुझे पहले ये बता दो कि अगर ये रिटायर हुआ है किस डेट पे हुआ बताओ? 1 जुलाई। ये डेथ हुई है 1 जुलाई। अच्छा, रिटायरमेंट भी अगर बीच में कर देगा तो करंट ईयर प्रॉफिट में हिस्सा ले लेगा। डेथ में याद है आपको कैसे लेता है वो? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट या टर्नओवर, मैंने सिखाया था, वो हो गया। पढ़ो ये क्या लिखा। ये बताओ ये जो फाइनल अमाउंट ड्यू है ये तुमने किस डेट पे बनाया होगा? अच्छा, इसका मतलब 1 जुलाई को तुमने करंट ईयर के प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया होगा उसको, लेकिन 3 महीने का। बोलो हाँ है ना? और ये प्रॉफिट 3 महीने का है या 12 महीने का है? तो 12 में से 3 महीने का हिस्सा तो पहले ही उसका दे के बैठे हो तुम उसको, जो इसमें इंक्लूडेड है। ये बात समझने वाली है। लास्ट बैलेंस शीट कब बनी होगी? 31 मार्च को बनी होगी। बैलेंस शीट बनने के बाद कितने महीने बाद ये रिटायर हुआ या मरा है? 3 महीने बाद। 3 महीने के प्रॉफिट में हिस्सा तो आपने दिया होगा, जिसे आप P&L सस्पेंस के नाम से लिखते हो। कह रहा सर वो 3 महीने के, ये 12 महीने का प्रॉफिट है, 12 में से 3 महीने का प्रॉफिट तो ऑलरेडी दे चुके हो आप उसे। अरे हाँ है ना? यस। तो कह रहे पहले तो बच्चों को यह समझाओ कि ये पूरा प्रॉफिट तो कंसिडर होगा नहीं, प्रॉफिट पहले 9 महीने का अलग कर लो, क्योंकि 9 महीने का प्रॉफिट में हिस्सा और मांगेगा वो। बस पहले तो ये टर्निंग पॉइंट आया। ओके, बच्चा कहता है मैं सेटिस्फाई, नहीं तो ऑब्जेक्शन कर दे। और तभी तो हम P&L सस्पेंस लिख के दे चुके ना 3 महीने में तो उसको। ना 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 ना, वो खत्म कहानी, वो कहानी खत्म हो गई 3 महीने की। ये 2,40,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 9। मैं 9 महीने का प्रॉफिट क्यों निकाल रहा हूं, 12 महीने का प्रॉफिट क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा? ये समझ में आ रही है बात? बताओ मैंने यहां ऐसे क्यों नहीं किया? यहां मैंने पूरा प्रॉफिट 2,40,000 ही क्यों ले लिया? क्योंकि 1 अप्रैल को रिटायर हुआ था। बोलो हाँ है ना? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 12 महीने के प्रॉफिट में उसका हिस्सा बनता है। अब ये बताओ ये यहां पे कहां रिटायर हुआ है? 1 जुलाई को। तो बताओ अप्रैल मई जून, जब तुमने उसका फाइनल अमाउंट ड्यू निकाला होगा तो अप्रैल मई जून के प्रॉफिट में हिस्सा दिया होगा कि नहीं दिया होगा? तो 3 महीने का प्रॉफिट तो आप उसे पहले ही देके बैठे हुए हो।
और करंट ईयर में ही आते हैं वो 3 महीने। ये जो प्रॉफिट है 2,40,000, ये अप्रैल से लेके मार्च तक का है। कहां तक है? अप्रैल से मार्च। अप्रैल से लेके जून तक का प्रॉफिट तो पहले देके बैठे हो आप, उसमें दोबारा थोड़ा ना हिस्सा दे दोगे उसको। इसलिए मरने के बाद या उसके रिटायर होने के बाद जितने महीने उसने बिजनेस में पैसा लगा उसका हिस्सा देंगे। तो पहले तो ये दिमाग लगाओ कि ये क्या कर दिया उसने, 9 महीने का प्रॉफिट क्यों निकाल रहा है। अब इसे सॉल्व करें तो कितना आता है बताओ? 1,80,000 रुपए के प्रॉफिट पे झगड़ा होगा, पहले तो ये समझ लो आप। अब 2,40,000 पे झगड़ा नहीं होगा, नहीं ऐसी बात। अब झगड़ा सुनते हैं क्या है। कह रहा लो जी, आप सेक्शन 37 ये कहता है 3 लाख, इसके ऊपर कितना परसेंट? ईशानवी अब ये बता, इसके ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट देगी या 9 महीने का? ये लॉजिक समझ में आ रहा है? इसलिए प्रॉफिट भी 9 महीने का ही मिलेगा। अब ये जो 1,80,000 रुपए तुमने कमाया है, बताओ ये टोटल कितने रुपए की कैपिटल लगा के कमाया है? 10 लाख। उसमें बी का शेयर कितना है? कह रहे ये लो, विच एवर इज हायर। ये है टर्निंग पॉइंट सेक्शन 37 का। देखो जरा, अब एग्जाम में बस ये देख लेना, अगर वो सेक्शन 37 का जिक्र कर दे कि अगर न्यूमेरिकली जिक्र कर रहा है तो, कि 1 अप्रैल वाला क्वेश्चन आया है या बीच में रिटायर किया है। और बताऊं तुम्हें एक चीज क्या है जो बुक में कहां चला के दिखा दिया। बुक ने एक चलाकी क्या दिखाई कि प्रॉफिट ही 9 महीने का बताया। मैंने तुम्हें प्रॉफिट कितने महीने का बताया? ये उसने बताया ही 9 महीने का। तो बताओ अगर 9 महीने का ही प्रॉफिट बता रखा है तो क्या उसे भी 12 into 9 करोगे आप? फिर मत करना। ये बुक की चलाकियां, मेन बात बताता नहीं है। और उसका लॉजिक भी है, 3 महीने का तो प्रॉफिट पहले देके बैठा हूं। जब मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो करंट ईयर के 3 महीने मैंने उसको हिस्सा दे चुका हूं। अब दोबारा थोड़ा दूंगा 3 महीने में उसको प्रॉफिट में हिस्सा में। बोलो बेटा, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, सेक्शन 48। देखो आराम से लिखो, 2 बातें ऐसे लिखो, सेक्शन 48 लिखो, ये लास्ट है। इसके बाद मैं क्लास छोड़ दूंगा, फिर आप खेलते कूदते घर चले जाना। क्या क्या कह रहे हैं? अच्छा डिजाइन, हाँ हाँ हाँ, अब तो डिजाइन कल बनेंगे सारे, या तो पेपर पे बनेंगे या शक्ल पे। 2 जगह में से एक तो डिजाइन पक्का है कल। कह तो रहा हूं, या तो पेपर पे डिजाइन बनेगा या शक्ल पे डिजाइन बनेगा। ठीक है। कल मैंने एक बच्चे को फोन किया, मैंने क्या कर रहा है? अरे यूट्यूब से पढ़ रहा हूं। वेरी गुड। मैंने क्या पढ़ रहा है? ठीक है। तो उसने बोला मैं रिटायरमेंट पढ़ रहा हूं। क्लियर? मैंने रिटायरमेंट में क्या पढ़ रहा है? फिर बस पढ़ रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। ठीक है। कभी कभी ना मैं कई बार बच्चों को एक बात समझाता हूं कि आप लोग आगे भी सीनियर क्लास में जाओगे अब, और अगर सीनियर क्लास में नहीं जाओगे तो रियल लाइफ में जाओगे आप। अगर आप मान लो दुकान पे बैठ गए, आप फैक्ट्री पे बैठ गए, आप में से कई बच्चे फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में भी इंटरेस्ट लेंगे। तेरे घर से फोन आ रहा, तेरे एक मिनट में कर देता हूं मैसेज, ठहर जाओ। तो फैशन डिजाइनिंग में जाएंगे, कोई कहेगा हमारा इंटरेस्ट शुरू से कुकिंग में था। ठीक है। कोई कुछ बोलेगा। बताओ कुकिंग में इंटरेस्ट किसका होगा? जिसे एडमिशन कहें। नहीं, बावर्ची बुवर्ची में कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं होता। ये जब लगता है खाली बैठ के क्या करेंगे तब आता है इंटरेस्ट इन बातों में। ठीक है। लेकिन आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, कोई कोर्स अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि आप लोग अभी एक रेंज में, एक लिमिटेड रेंज में पढ़े हो। आप लोगों ने दुनिया बाहर की देखी नहीं है, बाहर की दुनिया देखने को मिलेगी आपको, चमक धमक भी मिलेगी, ऐसा भी मिलेगा वाह। ठीक है, ऐसा भी होगा आपके साथ। और ऐसा भी हो सकता है कि वाह के बाद आपको लगे कि यार वो आप जितने भी सीनियर बच्चे हैं, कॉलेज का सिर्फ शौक होता है 2 दिन का। ठीक, जितने भी सीनियर हैं आज आप उनसे बात करो, वो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि सर काश पीछे मुड़ के देखने का एक मौका जिंदगी दे दे। वो डिसिप्लिन लाइफ जो हम चाहते, जिससे हम चिढ़ते थे, वो हम तरसते हैं अब उसको। हमें कोई नहीं पूछता हम क्या है, हम टॉप भी कर जाएं तो भी हमारी औकात 0 है।
कोई पूछ ही नहीं रहा आगे चल के। अभी जितनी आपको पैम्परिंग की आदत डाली गई है ना, अभी जितना पेरेंट्स आपके पीछे पड़ते हैं, हाँ बेटे घर पहुंचे, बेटा खाना खाया, बेटा ये क्या, बेटा वो क्या, ये सब खत्म है आप तुम्हारी जिंदगी से फॉर एवर। ये सब तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। कॉलेज जाते समय क्या आपके स्कूल की जो आपकी मम्मा है वो कॉलेज के प्रोफेसर को फोन कर सकती हैं कि ये पढ़ नहीं रहा घर पे आजकल बिल्कुल भी? बताओ, प्रोफेसर को फोन करेंगे मम्मी पापा ये पढ़ता नहीं है घर पे बिल्कुल भी, ये आज बिना नाश्ता करे ही चला गया? ठीक, प्रोफेसर सुनेगा ये बातें? प्रोफेसर को आपका नाम तक नहीं पता होगा आप कौन काम करिए हो, और ना वो 3 साल में प्रोफेसर का ना आपको नाम पता होगा ना उसे आपका पता होगा, और ना वो क्लास में ऐसे रूटीन में आते। और अगर आप क्लास में रूटीन में गए भी तो कॉलेज में ऐसा एक आधा ग्रुप बन जाएगा, चल यार चलिए, तो ये अटेंडेंस नहीं होती। तो स्टार्टिंग में तो सब अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद आपको लगेगा भाई रोज ही ये ड्रामा, फिर आप पक जाओगे। तो फिर इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आने वाला टाइम ऐसा है कि आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अब कोई पैम्परिंग नहीं है, अब कोई पूछ नहीं है आपकी, अब उसके बाद कोई आपको रुक के ये नहीं कहेगा कि क्या कहां जा रहा है। आप कॉलेज जा रहे हैं, अब आप कॉलेज जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आप ग्रुप में हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश मार रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अब सीधा इंपैक्ट आपको दिखेगा। इसलिए ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है ये जिंदगी। इसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आपके पास कब आएगा बता दूं, वो आपके मैरिज के टाइम पे आएगा। अब जैसे आप हंस दिए इस बात पे, उसमें भी हंसी रहोगे ये क्या हुआ तो ये टर्निंग पॉइंट लाइफ के होते हैं। लाइफ में 3-4 बार लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। एक ये होता है 12th, जहां से अभी आप इमोशनल ग्राउंड के साथ निकलोगे बाहर। उसके बाद कॉलेज वाले सब पता नहीं कहां जाएंगे। आपको तो कॉलेज में वो वाली बात रही नहीं कि कॉलेज के डेज याद आते हैं, वो तो हमारे टाइम पे होता था। तुम्हारे टाइम पे कॉलेज की दुनिया ही खत्म, 6 महीने बाद सेमेस्टर है, 3 महीने बाद पेपर तुम्हारा। अभी तुमने कभी सपने में भी सोचा होगा कि तुम अगस्त में कॉलेज ज्वाइन करोगे, दिसंबर में तुम्हारा पहला पेपर है? सोचा होगा? नहीं सोच सकते। पेपर है तुम्हारा पहला दिसंबर में, और 6 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 6। तुम्हें बुक के नाम तक नहीं बताऊंगा, और एक राइटर के बाद 2-2 राइटर, एक बुक को 2-2 राइटर लिख रहे हैं। पहले तो ये सोचो किसकी खरीद, पढ़ने तो पढ़ने का मूड ही नहीं बनेगा, आपका माहौल ही नहीं बनेगा पढ़ने का कॉलेज में। और आधे बच्चे तो कॉलेज नहीं जाएंगे, वो तो कहेंगे सर चिंता मत करो आप। चलो खैर, यही बातें मुझे बाद में याद आती है, जो इमोशनल अपने बच्चों को समझाता रहता हूँ। अच्छा, कई बार क्या है कि मैं आ तो जाता हूँ, मैं कई बार टॉन्टिंग मोड में आता हूँ, ताने मारने जाता हूँ। क्यों ताने मार रहे तो कई बार बच्चों को समझाते हो, साला सुनता है नहीं। अच्छा, बाद में हमने बच्चों के साथ टच तो रहते ही है, तो ये रहता है बाद में हमें लगता है कि यार अपने तो पहले समझाया था। तो कई बच्चे आते भी हैं मिलने के लिए, वो बताते भी हैं कि सर सब बकवास ही है, सही कहा था आपने, कुछ नहीं रखा दुनिया में, खुद वो होता ही है, चीटिंग तो है ही आप सबके साथ, चीटिंग तो सबके साथ होगी, ऐसा नहीं है, वो हर लेवल पे होती है, तो वो उसका कोई वो नहीं है। 2 सेक्शन लिखे हैं, सेक्शन 48। सुनो दोनों क्या कहते हैं, ध्यान सुनना। सेक्शन 49 ये कहता है कि फर्म का डेब्ट है, लिखो फर्म का क्या है। जिन बच्चों को डेब्ट समझ में नहीं आता वो लोन लिख लें या फर्म का पैसा लिख लें, कि फर्म के नाम पे आपने कोई चीज लोन ले रखी थी और वो आपने दी नहीं, तो क्या आपके प्राइवेट डेब्ट का हाथ लगाया जा सकता है? फर्म डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट के बीच में फर्क बताया गया है, ये सेक्शन 49 है। अब इसे समझाता हूं क्या कहता है। और सेक्शन 48 जो है ये क्या कहता है? कह रहे सर यही वो बारीकी से पढ़ने वाला सेक्शन है। ये सेक्शन 48 सब सेक्शन ए है और एक सेक्शन 48 सब सेक्शन बी है। ये कहते हैं कि अगर फर्म की एसेट्स बेच दी, फर्म एसेट सोल्ड, और बेच के आपको जो कैश मिला उसका क्या करोगे, ये कहता है। और 48 बी ये कहता है कि अगर फर्म के लॉसेस हैं, जिसे आप बोलते हो ना रियलाइजेशन लॉस, क्या बोलते हो? हाँ, फर्म के जो लॉसेस हैं इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, आप उनका क्या करोगे? उनकी ट्रीटमेंट पूछ रहा है ये। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एक एक करके पढ़ाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कह रहे देखो जो पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली वो ये है, सेक्शन 48 सब सेक्शन बी। क्या कहता है? कह रहे ये कह रहा है कि आपने बिजनेस के एसेट्स बेच, अच्छा डिसोल्यूशन में हम एसेट्स बेच के बाहर वालों की पेमेंट करते हैं, तो कह रहा है आपने जब फर्म की एसेट्स बेची, पैसा मिल गया,
बताओ पहले पेमेंट किसकी करोगे? लिखो फर्स्ट एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इसे आप आउटसाइडर लायबिलिटी भी कह सकते हैं। तो पहली प्रेफरेंस आप एक्सटर्नल लायबिलिटी को करेंगे, पहला पैसा हम बाहर वालों को देंगे। अच्छा मान लो बाहर वालों को पैसा दे दिया फिर भी कैश बच गया, कह रहा अब किसके करोगे? कह रहा लिखो पार्टनर लोन, फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट करेंगे। अब मान लो, सॉरी मैंने लोन लिख दिया, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन। अब मान लो पार्टनर का लोन देने के बाद भी पैसा बच गया, अब पार्टनर्स कैपिटल की पेमेंट होगी। ठीक है भाई, बताओ क्या कहता है ये 48B क्या कहता है कि अगर आपने फर्म के एसेट्स बेची तो सेटलमेंट की प्रेफरेंस क्या होगी? पहले ये फिर ये फिर ये। आओ इससे पूछें ये क्या कहता है। कह रहे ये कहता है कि मान लो बिजनेस डिसोल्यूशन में कोई लॉस हो गया, हमने एग्जांपल दो, कह रहे बिल्डिंग 1 लाख की थी 80 की बिकी, कितने का लॉस हो गया? 20। इसे कंपनसेट कैसे करोगे? और सोर्स पहली प्रेफरेंस क्या हो? कह रहे सर देखो पहली प्रेफरेंस तो सिंपल है, लॉस बिजनेस का था तो बिजनेस के प्रॉफिट से ही कंपनसेट होगा। पहले हमने ना हो बिजनेस में प्रॉफिट तो, कह रहा बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर आउट ऑफ कैपिटल, फिर पार्टनर की कैपिटल से निकाल के कंपनसेट करेंगे। और हमने कहा वो भी कैपिटल से भी ना हो तो, कह रहा फिर पार्टनर उसको अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे और घर से लेकर आएंगे। लिखो फर्स्ट आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, सेकंड आउट ऑफ कैपिटल, फिर भी नहीं हुआ तो किसमें बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांटेंगे और घर से लेकर आएंगे। अब सेक्शन 48 सब सेक्शन ए, सेक्शन 48 सब सेक्शन बी, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अब बढ़िया बात हो, सारे चीकरे बैठ के सब देख रहा हूं आजकल, तो 48 इंपॉर्टेंट है, 48 इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है, 48A या 48B? ये कोई नहीं बता रहा। अब मैं तुमसे पूछ लेता हूं, अगर उसने कह दिया डिफाइन सेक्शन 48, तो क्या एक डिस्कस करके आओगे या दोनों? दोनों आएंगे बीच में। फिर ये लॉ है, चलो मान लिया खत्म हो गया। तो ये क्या है फिर? सेक्शन 49। इसकी भी कहानी सुन लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में कोई रील ही नहीं बना रहा, और रील बना दो तो ये भी क्या हो जाए। अभी कल परसों एक बच्चे ने मेरे को एक वो भेजा स्टोरी, मैंने किसी को पढ़वा भी रहा था, उसमें लिखा था कि कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीलें देखते रहो, पेपर इंस्टाग्राम ही बना रहा है। ठीक है, तो मैंने पढ़ा में बात तो सही है भाई, इंस्टाग्राम पे तो पेपर पूरा पेपर डिस्कस हो रहा है आजकल। ठीक, ये कर लो इससे बारे से। अच्छा मैं जब कभी कभी काम करता हूं तो मेरे को हंसी बड़ी आती है, मैंने जिस चीज से मैं बचता रहा जिंदगी भर वही मुझे करना पड़ रहा है। मतलब बेवजह की मांग, कुछ भी आओ झूठ बोलो, कुछ भी आओ झूठ, बड़ा मजा आ रहा है लोगों को। अच्छा व्यूज बड़े आते हैं उसके ऊपर, ठीक है, अरे वाह वाह क्या बात है, कमेंट करो, कमेंट भर के। और अगर मैं ढंग की वीडियो बना दूं, अगर कोई मोटिवेशनल बात करूं, अगर मैं ढंग की बात कहूं ना कि बेटा ये पढ़ लो, ये नॉलेज के लिए, कोई मेरी वीडियो पर लाइक नहीं करेगा। अभी मैं बोल दूंगा आ जाएगा तूफान, तो बोर्ड का पेपर यहीं से आएगा, अभी देखो व्यूज पे व्यूज शाम तक लाखों हो जाएंगे। मैं मजा आ रहा है, इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बिक रहे, वैसा प्रोडक्ट बिक रहा है दबा के। कभी मैं जब एमबीए में था तब उसमें एक बात बोलते थे, एमबीए में एक बात बोलते थे, अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो इमोशनल मत बनो, इमोशनल बनाओ। आप इमोशनल बनोगे तो आप मार्केटिंग कर ही नहीं सकते। आपके प्रोडक्ट में दम ना हो, पर आपकी पैकेजिंग जो है ना वो जबरदस्त होनी चाहिए। तो उसमें बात पड़ी तो थी लेकिन मानी कभी नहीं। अच्छा क्यों नहीं मानी? कि साले जिन लोगों के साथ रहे, जिन लोगों की कंपनी में रहे, उन्होंने हमेशा बात कंसेप्ट पे की, उन्होंने हमेशा बोला कि उसूलों को ऊपर रखना। पर आजकल थोड़ा मुझे लग रहा है कि उसूल वाली पानी खत्म हो गई है। अच्छा हुई अभी पिछले 1-2 साल के अंदर ही है, जब से जैनजीज आए, जब से जैनजी आए ना तब से ये ड्रामा हुआ स्टार्ट, वरना पहले कभी ऐसे स्टूडेंट भी कभी नहीं। उन्होंने भी हमेशा मुझे नॉलेज के लिए इन्वाइट किया है कि सर आप पढ़ाओ।
अब मुझसे बच्चे आए पहली बार, इंपॉर्टेंट है क्या आपके पास? अच्छा, क्या बच्चे आज फोन करके मुझसे फिर पूछ रहे हैं क्या पढ़ाओगे आज, क्या पढ़ाओगे? उन्हें पहले बताओ सालों को, फिर वो एनालाइज करेंगे क्या हमें ये पढ़ना, फिर वो कहेंगे हाँ हमें पढ़ा, फिर वो कहते हैं अच्छा चलो देखते हैं। ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि स्टूडेंट एनालाइज कर रहा है मेरे को। पर ठीक है, अब टाइम के हिसाब से बदलना चाहिए, तो मैं भी बदलने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं भी ये बोलूंगा अगले साल से, क्या बेटे इससे बाहर तब आके माल बिकेगा, वैसा माल बेचने से मतलब है। सेक्शन 49 क्या कहता है, आखिरी वर्ड। सर ये कहता है कि इधर आ जाओ, यहां सेक्शन 49 समझाऊंगा और ये बात आप लिख भी लेना ध्यान से, अभी अभी मत लिखना, अभी पहले समझ लो। ये एक फर्म है और ये इसकी बैलेंस शीट है और ये फर्म का लोन है 50 लाख रुपए। कह रहे सर आप बताओ इस लोन की पेमेंट कैसे होगी, प्रेफरेंस बताओ आप। तो कह रहे सेक्शन 49 ये कहता है कि हम पहली प्रेफरेंस देंगे फर्म की एसेट्स को। किसको देंगे? इनको बेचो और बेच के जो पैसा मिलता है उससे आप इसकी पेमेंट कर दो। हमने कहा बेच दिया। कह रहा बताओ कितने की बिकी? हमने कहा ये बिकी 15 लाख की। कितने की बिकी? बताओ 15 लाख से पेमेंट कर दी, फिर भी लोन नहीं हो गया। कितने का बच गया बताओ? 35 लाख का बचा। ठीक है, अब 35 लाख के बाद कह रहे सर अभी भी बच गया, आप क्या करें? कह रहा आप फर्म की एसेट्स और बेचो। कह रहा सब बेच दी, बची ही नहीं एसेट्स अब कोई। कह रहा फिर एक काम करो, पार्टनर का नाम बताओ। कह रहा ए और बी। कह रहा चलो इनके घर चलते हैं। ए के घर गए, हमने ए को बोला भाई देख 35 लाख का घाटा आ रहा है, 35 लाख के फर्म के डेप्ट देने। कितने डेप्ट देने? 35 लाख के। दे तू दे। तो इन्हें कहा वैसा मेरा तो वक्त ही बड़ा खराब चल रहा। हमने कैसे? कर आपने ऐसे कह रहा मेरा वक्त ऐसे खराब चल रहा है कि मेरे पास जो मेरी प्राइवेट एसेट्स हैं वो है 50 लाख की। हमने कहा वेरी गुड, बेच देंगे हम। कह रहा सुन तो लो, मेरे प्राइवेट लायबिलिटीज भी हैं, वो 70 लाख की हैं। कितने की हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसको बोले अबे हमें इससे मतलब नहीं है, तो ये बेच और ये पेमेंट कर? सेक्शन 49 ये कहता है कि अगर आप उसके प्राइवेट एसेट्स पे जा रहे हो तो प्राइवेट एसेट्स बेच के पहले प्राइवेट डेप्ट की पेमेंट होगी। बच गया तो इधर आना, वरना नहीं बचेगा इसमें। नहीं। बी के घर गए, हमने कहा बी भाई साहब आप कह रहे वैसा वक्त तो मेरा भी ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा, प्राइवेट एसेट्स मेरी 70 लाख की हैं लेकिन मेरे जो प्राइवेट डेप्ट हैं वो 50 लाख के हैं। हमने कहा बस पहले इसमें से पेमेंट कर, कितना हो गया? 20 लाख की पेमेंट इधर आ जाएगी। बताओ पूरा लोन उतर गया? कितना? कह रहा डूब गया वो। हमने कहा पैसा आपने लोन दिया था, हमसे पूछा था, अड़ जाओ आप। इससे ज्यादा तो हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इससे ज्यादा हम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। घर तक तो बिकवा दिया, आप कहां से मैं अपनी जेब से दूं क्या? में आ गया? ये क्या कहता है? सेक्शन 14। नोट कर लो इसको। तुम्हें प्राइवेट एसेट्स बेच के प्राइवेट डेप्ट की पेमेंट करेगा, बच गया तो फर्म डेप्ट की पेमेंट करेगा वो। और जैसे ए है, ए फर्म की डेप्ट की पेमेंट नहीं करेगा, पर बी करेगा फर्म की डेप्ट की पेमेंट। कितने की? 20 लाख। एनी डाउट? सब बच्चों को समझ में आ गया सारी चीजें? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आज देख के अच्छा लग रहा है आप लोगों को बड़ा। आज जब बच्चे से मैंने पूछा कि कोई दिक्कत परेशानी है, बताओ इसे दिक्कत परेशानी क्यों नहीं है? क्योंकि कह रहे हैं जो दिक्कत है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते और जिसमें आप कुछ कर सकते हो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कोई दिक्कत परेशानी अब है ही नहीं। सब अच्छा लग रहा है। वो जगजीत सिंह का एक शेर है ना कि बड़ी मुश्किलें इतनी कि आसान हो गई। सुना आपने शेर? इस शेर का मतलब यह है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का मन ही नहीं करता। सब इजी लगता है मुझे, क्योंकि मुझे सॉल्व ही नहीं करना किसी को। अब स्टूडेंट भी कुछ ऐसी दौर से गुजर रहा है। एनीवे
एक मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, मैं वो और बता दूं वरना मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। किसी ने पूछा है कि रेशो में इंक्रीज और डिक्रीज हो तो कैसे निकलता है, यही पूछा ना आप लोगों ने? अरे बोलो ना लायको।